प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया, कुछ दिनों तक एपिसोड्स ऊपर नीचे होते रहेंगे। एग्ज़ाम्स चल रहे भाई, एडजस्ट कर लो। लाइक और कमेंट्स तो करते रहना। मैं रात को आके पढ़ता हूँ और बाद में स्टडी करने जाता हूँ। टाइम मिले तब एपिसोड तैयार करके अपलोड करता रहूँगा। 20 तारीख तक एडजस्ट कर लो, जब तक प्रैक्टिकल है। एग्ज़ाम्स के बाद प्रैक्टिकल भी होता है, वो सब हो जाने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। अध्याय 471। यह महसूस करने के बाद कि देवांश ने थोड़े पैसे कमा लिए हैं, वह थोड़ा हवा में उड़ने लगा था। रुको! आंगन में एक साफ और सर्द आवाज गूंजी। दीपिका, जो न जाने कब अनिल पाटिल और बाकी लोगों के सामने आ खड़ी हुई थी, उसने अपनी बाहें फैला दी और हाथ में हथियार लिए उन गुंडों पर चिल्लाए। ये देखकर कि एक औरत उनका रास्ता रोक रही है, वे गुंडे पल भर के लिए असमंजस में पड़ गए कि क्या करें। वे सब रुक गए और पीछे मुड़कर विक्की मल्होत्रा की ओर देखने लगे, उसके आदेश का इंतजार करने लगे। विक्की मल्होत्रा ने ये देखा तो उसने अपने गुंडों को रुकने का इशारा किया और फिर दीपिका से पूछा, तुझे क्या चाहिए? दिख नहीं रहा मैं किसी को काटने जा रहा हूँ। दीपिका ने ये सुना और दृढ़ भाव से कहा, उन्हें हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दीपिका दीदी, तुम इन लोगों के सामने क्यों गिड़गिड़ा रही हो? हम इतने सारे हैं, क्या हम इन 2-4 टपोरी गुंडों से डरते हैं? अनिल पाटिल ने अभी भी विक्की मल्होत्रा की ओर हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा। बिल्कुल दीपिका दीदी, तुम पहले हट जाओ। आज हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे और फिर इनसे हिसाब चुकता करेंगे। अगर आज मैंने इन्हें अपाहिज नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी महेश पाटिल नहीं। ... भीड़ गुस्से में थी और उनका जोश पहले से कहीं ज्यादा था। लेकिन दीपिका ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम जानते कि वह कौन है तो तुम ऐसा नहीं कहते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। जो कोई भी नागपुर गांव में ठाकुर परिवार में आकर हंगामा करने की जुर्रत करेगा, उसे अपने हाथ पैर तुड़वाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अनिल पाटिल ने 2 मीटर लंबी लकड़ी को मजबूती से पकड़ते हुए सख्ती से कहा। वह लड़ने के लिए बेताब था। दीपिका ने फिर से सिर हिलाया, उसका चेहरा लगभग निराशा से भरा था। इसका नाम विक्की मल्होत्रा है। ये यवतमाल के जोरावर चड्ढा का आदमी है, जिसे जोरावर का पागल कुत्ता कहा जाता है। अगर तुम ऐसे इंसान से पंगा लोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आगे के दिन अच्छे गुजरेंगे? यह अनिल पाटिल और बाकी लोगों ने विक्की मल्होत्रा का नाम सुनकर तो ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने जोरावर चड्ढा ये 2 शब्द सुने, उनके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। गांव की पुरानी पीढ़ी शायद इसे इतनी गहराई से महसूस न करे, लेकिन जो लोग अक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए यवतमाल जाते रहते थे, उनके लिए जोरावर चड्ढा का नाम किसी तूफान से कम नहीं था। आखिरकार यवतमाल में जब कोई मुसीबत आती थी तो पुलिस शायद हमेशा काम न आए, लेकिन अगर जोरावर चड्ढा को मदद के लिए मना लिया जाए तो उसके बस एक शब्द से बड़ी समस्या मिनटों में हल हो सकती थी। यवतमाल में जोरावर चड्ढा का ऐसा ही एक तरफा दबदबा था। कहा जाता था कि अकेले यवतमाल में उसके पास लगभग 1000 गुंडे थे और हाल ही में वह करजत में भी अपना विस्तार करने की तैयारी कर रहा था, जो उसकी भयानक ताकत को दर्शाता था। इसलिए अगर कोई जोरावर चड्ढा से दुश्मनी मोल लेता तो वह यवतमाल से गुजरने के बारे में भूल ही सकता था, यहाँ तक कि अपनी निजी कार से भी नहीं, जब तक कि वह यवतमाल से जिंदा बाहर नहीं निकलना चाहता हो।
सुना था कि किसी ने, इस बात पर यकीन न करते हुए, भेष बदलकर अपनी निजी कार ली और यवतमाल के रास्ते हाईवे पर जाने की कोशिश की। लेकिन हाईवे टोल बूथ से बस 100 मीटर पहले उन्हें जबरन रोक लिया गया, कार से बाहर घसीटा गया और तब से उनका कुछ पता नहीं चला। इसलिए जिन लोगों को हर साल यवतमाल में ट्रांसफर लेना पड़ता था, उनके लिए जोरावर चड्ढा को नाराज करने का मतलब था मौत का रास्ता। लिहाजा वे हिचकिचाए। उनके हाथों में पकड़ी हुई लकड़ियां, जो पहले ऊपर की ओर तनी थीं, अब अनजाने में ही धीरे धीरे नीचे झुक गईं और अंत में जमीन से जा लगी। उनका लड़ने का जज्बा बुझ चुका था। हाँ, कम से कम तुम्हारे अंदर इतनी अक्ल तो है कि मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। इससे मेरी काफी मेहनत बच गई। विक्की मल्होत्रा ने अनिल पाटिल और अन्य लोगों की ओर हिकारत और तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसका ये रवैया देखकर अनिल पाटिल आगे बढ़कर उससे सीधे भिड़ना चाहता था, लेकिन उसके बगल वाले व्यक्ति ने उसकी लकड़ी को पकड़ लिया और सिर हिलाया, उसे आवेश में न आने का इशारा किया। अरे, अभी से डर गए? अभी तो कह रहे थे कि चाहे कोई भी हो, उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। रंजीत ठाकुर विक्की मल्होत्रा के पीछे खड़ा होकर तिरस्कार भरे चेहरे के साथ उनका मजाक उड़ा रहा था। वह नहीं चाहता था कि दोनों पक्ष वहीं रुक जाएं। आखिर अनिल पाटिल और अन्य लोग भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने कल रात उनकी जगह पर तोड़ फोड़ की थी, इसलिए उसे ये देखकर बहुत खुशी होती कि विक्की मल्होत्रा के गुंडे उन्हें काट डालते। भले ही वे जान से न मारे जाएं, लेकिन उनका अपाहिज होना भी अच्छा ही होगा। हालांकि उसने जोरावर चड्ढा की दहशत को कम आंका था। उसके उकसाने के बावजूद अनिल पाटिल और अन्य लोगों ने कोई हरकत नहीं की। ये देखकर रंजीत ठाकुर ने तुरंत जमीन पर थूका और ताना मारा, थू, डरपोक कहीं के, जो सिर्फ डींगे हाँकना और दिखावा करना जानते हैं। रंजीत, ओ कुत्ते के पिल्ले, तू वहां खड़ा होकर क्या चिल्ला रहा है? भीड़ में से कोई खुद को रोक नहीं पाया और जोर से गाली दी। सुनील पाटिल, मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है, जो सिर्फ मुझ जैसे बीमार इंसान पर चिल्लाना जानते हैं। अगर सच में दम है तो जाओ विक्की भाई और उनके आदमियों का सामना करो। रंजीत विक्की भाई की शाह पाकर बहुत बेपरवाह होकर बोल रहा था। तू, सुनील पाटिल उसे वापस गाली देने ही वाला था, लेकिन दीपिका ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। बस करो सुनील, कम बोलो। तुम लोग पहले वापस जाओ, वापस जाओ। विक्की मल्होत्रा ने नाक से कुड़ी। मेरा गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। तुम्हें लगता है कि तुम बस वापस चले जाओगे और सब ठीक हो जाएगा? सब लोग, दीपिका ने गुस्से में पलटवार किया, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, अब और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्या चाहिए? क्या मैंने आंगन में घुसते ही साफ नहीं कर दिया था? विक्की मल्होत्रा ने कंधे उचकाए और दोहराया, मुझे तुम्हें पाना है और इन लोगों को दर्शक बनकर खड़े रहना होगा। लानत है। देवांश ने गाली दी और वह कोई कदम उठाने ही वाला था कि अनिल पाटिल और अन्य लोगों ने उसे रोक दिया। देवांश भाई, आप रईस आदमी हैं। आप लड़ाई झगड़े जैसे गंदे कामों में हाथ मत डालिए। हमें इससे निपटने दीजिए। सही बात है देवांश भाई, ज्यादा से ज्यादा मौत ही तो है। मरने से पहले मैं दो को अपने साथ ले जाऊंगा। सुनील पाटिल ने रंजीत को ऐसे घूरा जैसे वह उसे जिंदा ही नोच लेना चाहता हो। विक्की मल्होत्रा ने यह सुना, सिर हिलाया और हंसा। तुम्हें लगता है कि अगर तुम मर गए तो मैं शांत हो जाऊंगा? तुम बहुत सीधा सोच रहे हो, है ना? तुम्हें पता है मैं दीपिका के साथ क्या करूंगा? मैं उसके परिवार के सामने उसकी आबरू लूटूंगा। फिर उसके सामने मैं उसके परिवार के हाथ पैर इंच दर इंच तोड़ डालूंगा। अगर तुम मुझे नाराज करने की हिम्मत करोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अंजाम उसके और उसके परिवार से भी बुरा होगा। अगर यकीन न हो तो आजमा कर देख लो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वहां मौजूद हर किसी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विक्की मल्होत्रा, यह पागल कुत्ता, पागल होने पर इतना अमानवीय हो जाएगा। हालांकि वे मौत से नहीं डरते थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि इससे उनके परिवारों को खतरा होगा, तो वहां मौजूद इन नौजवानों की मुंह से आवाज तक निकलने की हिम्मत नहीं हुई। विक्की मल्होत्रा, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उन्हें जाने दो, मेरे परिवार को बख्श दो। तुम मेरे साथ जो चाहोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। दीपिका ने रुंधे गले से चिल्लाया। इस समय वह पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। अब वह केवल अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती थी। जहां तक उसका सवाल था, उसे अब अपनी कोई परवाह नहीं थी। रंजीत, ये डरते हुए कि विक्की मल्होत्रा कहीं मान न जाए, जल्दी से बीच में बोला, विक्की भाई, उसका छोटा भाई बहुत अमीर है। उसने इस बार दिवाली के सामान पर 30 करोड़ खर्च किए हैं और वह सारा सामान उस साइड वाले कमरे में है। शिल्पा सावंत ने भी बगल से धीमी आवाज में जोड़ा, और उसके छोटे भाई की पत्नी, विक्की भाई, क्या आप चखना नहीं चाहेंगे कि वह कैसी है? जैसे ही उसने ये कहा, शिल्पा जानबूझकर रुकी और फिर विक्की मल्होत्रा को कामुक नजरों से देखा। उसे एक अश्लील, आप समझ रहे हैं ना, वाली मुस्कान दी। विक्की मल्होत्रा ने यह सुना और उसे तुरंत याद आया कि इस बार आने का उसका मुख्य मकसद एक तीर से 2 शिकार करना था, और शिल्पा के नखरे देखकर लग रहा था कि यह एक तीर से 3 शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए उसने दीपिका की ओर देखकर उपहास किया, मैं उन्हें जाने दे सकता हूँ, 50-50 लाख हर एक के बदले।
अपने भाई से कहो कि उन्हें छुड़ाने के लिए पैसे लाए। बोलते हुए विक्की मल्होत्रा ने मन ही मन हिसाब लगाया, ये कुल 18 लोग हैं। अगर हर एक के 50 लाख तो फिरौती 9 करोड़ होगी। अरे बाप रे, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। हिसाब के इस पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते विक्की मल्होत्रा इतना उत्साहित हो गया कि वह लगभग खुशी से नाचने लगा था। हालांकि उसने जबरदस्ती अपने अंदर के उत्साह को दबाया और जारी रखा, साथ ही अपनी भाभी को बाहर बुलाओ ताकि मैं देख सकूं कि क्या वह सच में वैसी ही है जैसा रंजीत और उसकी पत्नी ने बताया, कोई ऐसी जिसे देखते ही पाने का मन करे। देवांश ने अपनी आंखें सिकुड़ी विक्की मल्होत्रा और बाकी दोनों को देखते हुए। उसका चेहरा बेहद गमगीन था। अदृश्य शक्ति से उन्हें सीधे मार देना उनके लिए बहुत आसान सजा होगी। उसे उन्हें मौत से भी बदतर जिंदगी का अनुभव कराना था ताकि वे सुबह सुबह नागपुर गांव आने की अपनी ईमानदारी का सही फल पा सकें। इसलिए देवांश ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे बॉस जोरावर चड्ढा को पता है कि तुम मेरे घर पर हो? देवांश की आवाज बहुत ठंडी थी, खासकर उसकी नजर जो लगभग चुभने वाली थी, इतनी कि विक्की मल्होत्रा ने अनजाने में जवाब दे दिया, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या उन्हें परेशान करने की जरूरत है? लेकिन कहने के तुरंत बाद उसे पछतावा हुआ और फिर वह गुस्से में फट पड़ा, साले, मेरे बॉस को पता हो या न हो, तुझे इससे क्या मतलब? क्या तू छोटा सा झींगा, तुझे सच में लगता है कि तू जोरावर भाई का नाम लेकर मुझ पर दबाव बना सकता है? देवांश ने सिर हिलाया और तंज कसा, तुम जैसे कचरे से निपटने के लिए क्या मुझ देवांश ठाकुर को किसी को मदद के लिए बुलाने की जरूरत है? बस बात यह है कि अगर जोरावर चड्ढा को इसके बारे में पता होता तो उसे भी तुम्हारे साथ नरक में जाना पड़ता, इसलिए साफ साफ पूछ लेना बेहतर है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी समझो, उसकी जान बच गई। जब दीपिका ने देवांश की बातें सुनी तो उसका सिर सुन्न हो गया, नहीं, उसका सिर लगभग फटने को था। तुम्हारी बड़ी बहन यहाँ अपना स्वाभिमान निगल रही है और चिंता से लगभग पागल हो रही है, लेकिन तुम्हें इसकी कद्र नहीं है और तुम वहाँ खड़े होकर जानबूझकर मौत को दावत दे रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं, तुम्हारी बड़ी बहन, अभी काफी परेशान नहीं हूँ? या क्या तुम जीने से थक गए हो और मौत मांग रहे हो? देवांश, क्या तुम थोड़ा कम नहीं बोल सकते? क्या तुम जानते हो कि जोरावर चड्ढा से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या होता है? दीपिका ने धीमी आवाज में डांटा। मुझे नहीं पता। देवांश ने एक लापरवाह मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर दीपिका की ओर देखकर मुस्कुराया और कहा, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली तो जोरावर चड्ढा को भी घुटने टेक कर भीख मांगनी पड़ेगी। दीपिका, खत्म, सब खत्म। उसका छोटा भाई जरूर विक्की मल्होत्रा और उसके गिरोह को देखकर डर के मारे पागल हो गया है, वरना वह ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करता? अनिल पाटिल और बाकी लोगों ने भी देवांश की बातें सुनकर अत्यधिक सदमे के भाव दिखाए। वह जोरावर चड्ढा था, यवतमाल का अंडरवर्ल्ड बादशाह। तुम उसके बारे में ऐसे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने पूरे परिवार के खत्म होने का डर नहीं है? हम सब जानते हैं कि तुम अमीर हो, लेकिन चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों न हो, क्या तुम अंडरवर्ल्ड से लड़ सकते हो? भले ही तुम और बॉडीगार्ड रख लो, जिंदगी और मौत के हालात में क्या वे सच में तुम्हारे लिए लड़ेंगे? एक पल के लिए अनिल पाटिल और बाकी सभी को लगा कि थोड़े पैसे कमाने के बाद देवांश थोड़ा घमंडी हो गया है। अध्याय 472। विक्की मल्होत्रा, तूने मेरे दोस्त से पंगा लेने की जुर्रत की? क्या तू अपनी मौत को आवाज दे रहा है? ठीक है, मैं तो पहले सिर्फ तुम्हारे हाथ पैर तोड़ना चाहता था, लेकिन क्योंकि तुम जोरावर भाई को भी अपनी आंखों में कुछ नहीं समझते, तो अब मेरे पास तुम्हारी कुत्ते वाली जान लेने के अलावा कोई चारा नहीं है। विक्की मल्होत्रा ने जानबूझकर एक मुश्किल भाव बनाने का नाटक किया और बनावटीपन से बोला, हालांकि उसके होंठ खुशी से कानों तक खींच रहे थे। रंजीत और शिल्पा सावंत ये सुनकर इतने खुश थे कि वे लगभग जोर से हंसने ही वाले थे। विक्की भाई के सामने तुम अब भी इतना बागी होने की हिम्मत करते हो? तुम ऐसी बातें कहने के लिए कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम्हारी अक्ल मेरी अक्ल की आधी भी नहीं है। पता नहीं तुमने इतने पैसे कैसे कमा लिए। ये सचमुच जलाने वाली बात है। ये सुनकर दीपिका ने तुरंत घबराए हुए चेहरे के साथ विनती की, विक्की मल्होत्रा। नहीं विक्की भाई, मेरा छोटा भाई ना समझ है, कृपया, आप बड़े हैं, उसके स्तर तक मत गिरिए और उसकी बातों का बुरा मत मानिए। ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। जब तक आप मेरे परिवार को जाने देंगे, मैं तुरंत आपकी गाड़ी में बैठूंगी और शहर, जिले, कहीं भी चलने को तैयार हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं। दीपिका सचमुच बेचैन थी। आखिरकार पहले तो ये सिर्फ विक्की मल्होत्रा को नाराज करने की बात थी, लेकिन अब देवांश ने जोरावर चड्ढा को भी इसमें घसीट लिया था और इसके परिणाम केवल विक्की मल्होत्रा को नाराज करने से 100 गुना अधिक गंभीर थे। उसका केवल यही एक छोटा भाई था और उसका भविष्य कितना सुंदर था। वह बिल्कुल नहीं होने दे सकती थी कि यह कमीना विक्की मल्होत्रा उसे बर्बाद कर दे। इसलिए उसने योजना बनाई कि पहले विक्की मल्होत्रा को चकमा देकर दूर ले जाए और फिर इस कमीने के साथ मरने का कोई मौका ढूंढे। केवल अगर वह मर गया तभी उसके छोटे भाई का सुखी जीवन बच पाएगा।
हालांकि उसने कहा था कि विक्की मल्होत्रा जो चाहे कर सकता है, लेकिन वह ऐसे कमीने को अपनी पवित्रता को मैला नहीं करने दे सकती थी। उसका हाथ छूना भी मंजूर नहीं था। विक्की भाई, औरतों के लिए तो हमेशा वक्त रहेगा। सबसे जरूरी काम उस लड़के से पहले पैसे निकलवाना है, रंजीत ने जल्दी से कहा। उसकी राय में देवांश को अब अनिल पाटिल और अन्य लोगों का समर्थन इसलिए मिल रहा था क्योंकि उसके पास पैसा था। तो जब तक उसका पैसा चला जाएगा तब तक देवांश कुछ भी नहीं रह जाएगा। उस समय वह उसे बस अपनी उंगली के एक झटके से मसल सकता था। बात तो सही है। विक्की मल्होत्रा की आंखें चमक उठी जब उसने उन 9 करोड़ के बारे में सोचा जो तुरंत उसके खाते में आने वाले थे। इसलिए उसने जल्दी से अपने हथियारबंद गुंडों को आदेश दिया, जाओ पहले उस देवांश नाम के लड़के का बायां हाथ काट दो। अगर वह फिर भी पैसे ट्रांसफर नहीं करता है तो उसका बायां पैर भी काट दो। तब तक काटते रहो जब तक वह पैसे ट्रांसफर नहीं करता। ये गुंडे तो पहले से ही कार्रवाई करने के लिए बेताब थे। अब आदेश सुनते ही वे सब उत्तेजक दवा खाए मुर्गों की तरह हो गए, अपने हथियार उठाए और देवांश पर झपट पड़े। ये देखकर दीपिका ने जल्दी से अपनी बाहें फैला दी, अपने शरीर से उन्हें रोकने की कोशिश की। हालांकि अनिल पाटिल और अन्य लोग भी डरे हुए थे। इस पर उन सभी ने पहले से किए गए समझौते के तहत अपनी लंबी मोटी लकड़ियां उठाई, गुंडों के कदम रोकने के लिए तैयार हो गए। और ठीक तभी आंगन के गेट की दिशा से अचानक एक जोरदार दहाड़ आई। मेरे भाई के हाथ पैर काटने की जुर्रत कौन कर रहा है बे? लकी भाई उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगा। आवाज बिजली की तरह कड़की। हर किसी ने जल्दी से आवाज की दिशा में देखा और एक मोटे उस्ताद को देखा, जो अपने सामने सब कुछ गुस्से से भरे चेहरे के साथ देख रहा था। उसके पीछे एक अच्छे कपड़े पहने सभ्य नौजवान खड़ा था और इस नौजवान के पीछे अलग अलग सुंदरता वाली 3 महिलाएं थीं। सभ्य नौजवान के सबसे करीब खड़ी महिला की लंबी टांगें और गजब की खूबसूरती थी, खासकर उसके चेहरे पर वह ठंडा और घमंडी भाव जिससे लोगों को उसे जीतने की तलब महसूस होती थी। विक्की मल्होत्रा ने बस उस पर एक नजर डाली और एक विचार जिसने उसे बेहद उत्साहित कर दिया। अनजाने में उसके मन में उठ खड़ा हुआ एक तीर से 4 शिकार। हालांकि सुरक्षित रहने के लिए उसने पहले उस सभ्य नौजवान के बारे में जानकारी के लिए अपने दिमाग को टटोला। ये पुष्टि करने के बाद कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, उसने राहत की सांस ली। आखिरकार अगर उसने भी उसे नहीं देखा था तो इसका मतलब था कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था और उसे मर्जी से मारा जा सकता था। वैसे भी उसके पास जोरावर चड्ढा का हाथ था, इसलिए भले ही उसने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो वह नहीं जानता था वह ये था कि उसके सामने यह व्यक्ति वह था जिससे जोरावर चड्ढा हाल ही में मिला था और उसे दूसरों से मिलवाने का समय नहीं मिला था, इसीलिए वह उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन इस पल विक्की मल्होत्रा उन 9 करोड़ से अंधा हो चुका था जो उसके हाथों में आने वाले थे। ये देखने के बावजूद कि सामने वाली पार्टी कार से आई है, उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। उसे बस लगा कि चूंकि उसका फोन नहीं बजा था, इसका मतलब था कि वे जिले की दिशा से नहीं आ रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर उसने बस अपना फोन निकाल कर देख लिया होता तो उसे पता चल जाता कि वह क्यों नहीं बजा। जब वह सोया तो उसने आदत के मुताबिक अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर सेट कर दिया था। आज क्योंकि वह बहुत जल्दी जाग गया था, उसका दिमाग धुंधला था और जोरावर चड्ढा के काफिले के छूट जाने के डर के साथ वह इतनी जल्दी में था कि वह डू नॉट डिस्टर्ब मोड बंद करना भूल ही गया। नतीजतन सभी आने वाली कॉल्स फोन द्वारा सीधे काट दी जा रही थीं और उसे किसी भी कॉल की नोटिफिकेशन सुनाई ही नहीं दे रही थी। तू फिर से कौन है बे? तेरी हिम्मत कैसे हुई विक्की भाई के मामलों में दखल देने की? हालांकि रंजीत पट्टियों में लिपटा हुआ था, विक्की मल्होत्रा की शह पाकर वह पूरे आत्मविश्वास में था। यह मम्मी कहाँ से आए? इसे इतना पीटा गया है और अभी तक दफनाया नहीं गया। क्या यह अपनी ही मौत की दावत खाने का इंतजार कर रहा है? लकी तनेजा ने सीधे जवाब दिया, जिससे रंजीत लगभग मौके पर ही फटने को हो गया। मोटे सांड, चाहे तुम कोई भी हो, अगर तुमने मेरे मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश की तो आज तुम नागपुर गांव से साबुत वापस नहीं जाओगे, विक्की मल्होत्रा ने ठंडे स्वर में कहा। उसका चेहरा क्रूर था। इतनी जल्दी कार्रवाई करने के लिए वह मुख्य रूप से उस ठंडी और घमंडी महिला के लिए उत्सुक था। तो फिर लकी भाई देखना चाहता है कि तुझमें कितना दम है। लकी तनेजा ने अपने कपड़े उतारे और एक लकड़ी का डंडा जो उसने साइड से उठाया था उसे अपने हाथ के चारों ओर लपेट लिया ताकि घुमाते समय वह फिसले नहीं। दीपिका ने यह दृश्य देखा और वह लगभग चिंता से मरी जा रही थी। उसके छोटे भाई के हाथ पैर अभी सुरक्षित नहीं थे और वह मोटा उस्ताद लकी तनेजा फिर से बीच में आ रहा था। क्या यह उसकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं था? लकी भाई, इस मामले में दखल मत दो। इसका नाम विक्की मल्होत्रा है। यह जोरावर चड्ढा का आदमी है जिसे नंबर 1 पागल कुत्ता कहा जाता है, एक सनकी। अगर तुमने उससे पंगा लिया तो तुम कभी चैन से नहीं जी पाओगे। दीपिका चिल्लाई, लकी तनेजा के आवेश को रोकने की उम्मीद में।
और उसने लकी तनेजा का उपनाम इसलिए पुकारा ताकि उसकी गोपनीयता बनी रहे, ताकि विक्की मल्होत्रा उसे याद न रखे। ओह, तो यह जोरावर चड्ढा का बस एक कुत्ता है। लकी तनेजा ने ठंडे स्वर में नाक से कुड़ी, फिर दीपिका से कहा, दीदी कोई बात नहीं, इसे तो छोड़ो, अगर जोरावर चड्ढा भी आ जाए तो भी मैं जरा भी नहीं डरूंगा। दीपिका, अनिल पाटिल और बाकी लोग, इस पल उनके दिलों में लाखों सवाल दौड़ रहे थे। तुम सबके साथ आखिर दिक्कत क्या है? अगर तुम विक्की मल्होत्रा से निपट रहे हो तो विक्की मल्होत्रा से निपटो। बेवजह जोरावर चड्ढा को बीच में क्यों घसीट रहे हो? क्या तुम्हें सच में जीने से नफरत है? अनिल पाटिल और बाकी लोग मन ही मन बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। सोच रहे थे कि देवांश ने बाहर किस तरह के दोस्त बनाए हैं, वे सब इतने घमंडी कैसे हो गए। खासकर दीपिका, हालांकि वह जानती थी कि तुषार यादव डिप्टी मेयर का बेटा था, लेकिन जोरावर चड्ढा के सामने, जो यवतमाल के कलेक्टर का भी अपमान करने की हिम्मत रखता था, ये पहचान काफी नाकाफी लग रही थी। दरअसल लकी भाई खुद जानता था कि उसके शब्द सिर्फ गिदड़ब की थे। हालांकि पिछली बार स्की रिजॉर्ट में जोरावर चड्ढा ने एक तरफ छिपकर अपनी आंखों से देवांश को अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते देखा था, जिससे विक्रमजीत सिंह ने उसकी हर बात मानी और यहाँ तक कि सेठ के की उंगलियां भी काट दी। लेकिन तथ्य यह है कि विक्की मल्होत्रा आज देवांश के घर पर हंगामा करने की हिम्मत कर रहा था। ये दर्शाता था कि जोरावर चड्ढा ने बाद में देवांश की जांच की थी और जानता था कि देवांश के पास वास्तव में कोई बड़ा पता नहीं था। ये परोक्ष रूप से ये भी साबित करता था कि देवांश ने उस समय जो कहा था वह सही था और विक्रमजीत सिंह ने वास्तव में उस समय उसे कोई और समझ लिया था। इसलिए अगर जोरावर चड्ढा सच में आ गया तो वह केवल यही प्रार्थना कर सकता था कि तुषार यादव की उसके साथ इतनी दोस्ती हो कि यह मामला संयोग से सुलझ जाए। ये सोचते हुए लकी तनेजा और भी जोश में आ गया। उसके भाई के पास कोई ताकत या प्रभाव नहीं था, इसलिए उसे उसकी अच्छी तरह रक्षा करनी थी, वरना वह उसका भाई कहलाने के लायक नहीं रहेगा। मोटे उस्ताद की बातें सुनकर विक्की मल्होत्रा की भौहें तुरंत तन गईं। क्या आजकल के लौंडे इतने दिलेर हो गए हैं? क्या वे सब जोरावर भाई को अपनी आंखों में कुछ नहीं समझते? क्या ये दुनिया इतनी पागल हो गई है? शिकायत करने के बाद विक्की मल्होत्रा की आंखें तुरंत खूंखार हो गईं। चूंकि तुम मरने के लिए ही आए हो तो मैं तुम्हारा इस्तेमाल दूसरों को चेतावनी देने के लिए एक मिसाल के तौर पर करूंगा। जाओ, इसे मेरे लिए अपाहिज कर दो। गुंडों ने संकोच नहीं किया, 3-2 कदमों में लकी तनेजा के पास दौड़ पड़े, अपने हथियार लहराते हुए और लकी तनेजा के भारी भरकम शरीर पर वार करते हुए। उन्होंने कई बार हमला किया था और हर बार उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा गया था, इसलिए उन सबके अंदर एक आग जल रही थी। जब वे मोटे उस्ताद पर झपटे तो वे ऐसे थे जैसे उन्होंने कोई नशा कर लिया हो, बेहद खतरनाक। अगर कोई और होता तो देवांश पहले ही कदम उठा चुका होता, लेकिन चूंकि ये लकी भाई था, देवांश को कोई जल्दी नहीं थी। वह देखना चाहता था कि क्या लकी भाई इस स्थिति को संभाल सकता है। लेकिन सुरक्षा के लिए देवांश ने शून्य लोक में लकी भाई पर एक ताबीज डाल दिया। इस तरह भले ही वे हथियार सच में लकी भाई के शरीर पर लग भी जाएं, वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लकी भाई जल्दी ही दूसरी पार्टी के साथ लड़ाई में उलझ गया और जल्दी ही कमजोर पड़ने लगा। आखिरकार ये लोग पेशेवर अपराधी थे। जोरावर चड्ढा के खास आदमी स्की रिजॉर्ट वाले हरिबाल और उसके गिरोह के स्तर के बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा दूसरी पार्टी हथियार लेकर चल रही थी, जिससे लकी भाई और भी कमजोर पड़ गया। लकी तनेजा को लगातार पीछे हटते देख विक्की मल्होत्रा खुद को उपहास करने से नहीं रोक पाया। बस इतना ही। फिर भी हीरो बनने का नाटक करने की हिम्मत है। भाइयों, इसकी बाहें उखाड़ दो, इसका थोड़ा वजन कम करने में मदद करो। जैसे ही ये शब्द निकले, लकी भाई को कई गुंडों ने जकड़ लिया। फिर 3-4 लोगों ने लकी भाई के शरीर को काबू में किया, उसका हाथ सीधा किया और एक व्यक्ति के हथियार लेकर उसे काटने का इंतजार करने लगे। दीपिका ने यह दृश्य देखा और पूरी तरह से भयभीत हो गई। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, फिर उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी, अपना सिर हिलाते हुए और नहीं चिल्लाते हुए। अनिल पाटिल और अन्य लोग फुर्तीले थे। उन्होंने जल्दी से दीपिका को ऊपर उठाया, फिर अपनी लकड़ियां पकड़े हुए उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, उन्होंने रंजीत को किसी और के दम पर शेर बनते हुए कहते सुना, अनिल, तू जरा सोच समझ कर कदम उठाना। अगर तूने हाथ उठाने की जुर्रत की तो तू जोरावर भाई को नाराज कर देगा। क्या तुझे डर नहीं लगता कि जोरावर भाई तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे? जैसे ही ये शब्द निकले, अनिल पाटिल और बाकी लोग तुरंत हिचकिचा गए। ये देखकर रंजीत की आंखों में गहरी नफरत की चमक आ गई और उसका चेहरा उन लोगों के प्रति पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण था। और विक्की मल्होत्रा एक ठंडी नाक सिकुड़ने के साथ फिर उसने हाथ लहराया, कर दो काम तमाम। लकी भाई ने अपने सामने उस ठंडे हथियार को देखा। वह हताशा में संघर्ष कर रहा था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी ताकत लगाई हो, वह मुक्त नहीं हो सका। उस पल उसने सच में डर महसूस किया, लेकिन बिल्कुल भी पछतावा नहीं।
वेदिका जेठमलानी अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके उन गुंडों के हाथों से हथियार गिरा सकती थी, लेकिन उसका कार्य करने का इरादा नहीं था। आखिरकार देवांश वही था। अगर वह कार्य करती तो क्या ये हास्यास्पद नहीं लगता? ये देखकर तुषार यादव तुरंत आगे बढ़ा लकी भाई को बचाने के लिए, लेकिन उसे हथियारों के साथ अन्य गुंडों ने रोक दिया। एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुझे भी मार दूंगा, विक्की मल्होत्रा ने क्रूरता से कहा। उसकी आंखें जानबूझकर या अनजाने में तुषार यादव के पीछे वेदिका जेठमलानी को देख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वह सोच रहा था कि बाद में उसे बिस्तर पर कैसे ले जाए। मैं तेरे बॉस जोरावर चड्ढा को जानता हूँ। अगर तूने लकी भाई को हाथ लगाने की जुर्रत की तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़े, तुषार यादव ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन भले ही तुषार यादव ने ये कहा, उसे वास्तव में ज्यादा भरोसा नहीं था। आखिरकार जोरावर चड्ढा के साथ उसका रिश्ता केवल एक सामान्य जान पहचान का था, जबकि विक्की मल्होत्रा जोरावर चड्ढा का भरोसेमंद आदमी था। उसके और विक्की मल्होत्रा के बीच कोई तुलना नहीं थी। इसलिए बोलने के बाद तुषार यादव का दिल वास्तव में बेहद चिंतित था। भाड़ में जा, तू खुद को समझता क्या है? बहुत से लोग मेरे बॉस को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरा बॉस जानता है। तू है कौन बे? विक्की मल्होत्रा ने तुषार यादव को बिल्कुल भाव नहीं दिया। लकी भाई की ओर इशारा किया और चिल्लाया, काट डालो इसे। जैसे ही ये शब्द निकले, लकी भाई पूरी तरह से निराश हो गया और तुषार यादव भी चिंता से मरा जा रहा था। हालांकि ठीक तभी तुषार यादव से भी ज्यादा चिंतित आवाज आंगन के बाहर से आई, मैं भी देखूं कौन उसे हाथ लगाने की हिम्मत करता है। जैसे ही शब्द खत्म हुए, एक आकृति आंगन में घुस आए, विक्की मल्होत्रा को लात मारते हुए। विक्की, तूने मेरे दोस्त को हाथ लगाने की जुर्रत भी कैसे की? क्या तू मौत को दावत दे रहा है? अध्याय 473। ये देखने के बाद कि वह व्यक्ति कौन था, विक्की मल्होत्रा पूरी तरह से जम गया। उस व्यक्ति की लात का सामना करते हुए विक्की मल्होत्रा आसानी से उससे बच सकता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। वह केवल अपने पेट पर पूरा प्रहार झेल सका, फिर जमीन पर गिर पड़ा। उठने के बाद विक्की मल्होत्रा ने अपने पेट में तेज दर्द सहा और अत्यधिक घबराहट में पूछा, जोरावर भाई, जोरावर भाई, आप सो नहीं रहे थे? आप यहाँ क्यों हैं? आखिरकार उसने बिना अनुमति के अपनी जगह छोड़ दी थी और अब वह जोरावर भाई द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था। वह कैसे नहीं डरता? ये पूछने के बाद उसने जल्दी से कुछ सोचा और हड़बड़ी में अपना फोन निकाला। जब उसने इसे अनलॉक किया और देखा तो निश्चित रूप से स्क्रीन पर दर्जनों मिस्ड कॉल थे, न केवल उन दो गुंडों से जो चौराहे पर निगरानी कर रहे थे, बल्कि जोरावर चड्ढा से भी। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक टेक्स्ट संदेश थे जो सभी निगरानी करने वाले गुंडों और जोरावर चड्ढा के थे। चूंकि वह बहुत डरा हुआ था, उसने इनकी सामग्री देखने के लिए इनमें से किसी भी संदेश पर क्लिक करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन इस समय उसे समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। वह डू नॉट डिस्टर्ब मोड बंद करना भूल गया था, इसलिए आने वाली कॉल पर वाइब्रेशन भी नहीं हुआ। और वे गुंडे, हालांकि उनके पास फोन थे और निगरानी करने वालों ने उन्हें कॉल किया होगा, वे सब हथियारों के साथ लड़ रहे थे। साला किसकी जेब में फोन वाइब्रेट हो रहा है, इस पर कौन ध्यान देता? वह पहले ही जान चुका था कि वह सभ्य नौजवान वह व्यक्ति होना चाहिए जिसका जोरावर चड्ढा इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने उस व्यक्ति को पीटा था और यहाँ तक कि उस व्यक्ति का हाथ लगभग काट ही दिया था। जैसे ही उसने ये सोचा, विक्की मल्होत्रा को मरने जैसा महसूस हुआ। इतने सारे समयों में से वह डू नॉट डिस्टर्ब मोड बंद करना क्यों भूल गया? गुस्साया हुआ विक्की मल्होत्रा अब केवल अपना फोन तोड़ना चाहता था। और आंगन में मौजूद लोग ये सुनकर कि नया आने वाला व्यक्ति जोरावर चड्ढा था, देवांश और तुषार यादव के समूह को छोड़कर हर किसी की पुतलियां अनजाने में ही सिकुड़ गईं। जोरावर चड्ढा, यह जोरावर चड्ढा था, यवतमाल का अंडरवर्ल्ड बादशाह, जिसके नाम मात्र से लोग कांप उठते थे। हालांकि उसके पास 3 सिर और 6 भुजाएं नहीं थीं और उसका शरीर उनसे भी पतला लग रहा था। अनिल पाटिल और बाकी लोग अभी भी उसे देखकर कांपने से खुद को रोक नहीं पाए, खासकर दीपिका, जिसे अभी अनिल पाटिल और अन्य लोगों ने उठाया था। अब वह खड़ी नहीं रह सकी और फिर से गिरने ही वाली थी। बस इस बार अनिल पाटिल और अन्य लोगों ने खुद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका दिमाग सुन्न था, इसलिए किसी ने उसे फिर से मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन फिर भी दीपिका जमीन पर नहीं गिरी, इसके बजाय उसे एक अदृश्य शक्ति ने सहारा दिया, जिससे उसका शरीर मौके पर ही स्थिर रहा। दीपिका की वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अभी भी स्थिर क्यों खड़ी रह सकती है, क्योंकि उसका चेहरा निराशा से भरा था और उसकी आंखों से रोशनी पूरी तरह गायब थी। कोई चारा नहीं, दूसरी पार्टी जोरावर चड्ढा जो था। हालांकि जोरावर चड्ढा ने आते ही विक्की मल्होत्रा को लात मारी, वे अच्छी तरह जानते थे कि यह सिर्फ जोरावर चड्ढा का अपनी पहुंच वाले छवि को उजागर करने का नाटक था। वे सब मानते थे कि विक्की मल्होत्रा के लिए जोरावर चड्ढा की सजा बस यहीं तक सीमित रहेगी। आखिरकार उसके लिए विक्की मल्होत्रा इन लोगों की तुलना में अधिक कीमती था। इसलिए शुरुआत से ही जोरावर चड्ढा का उनकी तरफ खड़े होना तो दूर, उनका साथ देना भी मुमकिन नहीं था।
इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि जोरावर चड्ढा की इस लात के बाद उनका इंतजार सिर्फ अंतहीन पीड़ा कर रही थी, और यह पीड़ा देने वाला व्यक्ति सबसे अधिक संभावना विक्की मल्होत्रा ही होगा, जिसे यवतमाल के नंबर 1 पागल कुत्ते के रूप में जाना जाता है। हालांकि सभी के आश्चर्य के लिए विक्की मल्होत्रा के बोलने के बाद जोरावर चड्ढा ने सीधे अपनी हथेली उठाई और विक्की मल्होत्रा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा, फिर लगभग चिल्लाती हुई आवाज में विक्की मल्होत्रा पर गरजा, सो रहा था मैं तेरी, अगर मुझे थोड़ी भी देर हो जाती तो तेरी वजह से मैं बर्बाद हो जाता, और तुझे अभी भी मुझसे ये पूछने की बेशर्मी है कि मैं सो क्यों नहीं रहा था। डांटने के बाद जोरावर चड्ढा उन लोगों पर गरजा जो मोटे उस्ताद को पकड़े हुए थे, तुम लोग उसे जल्दी छोड़ क्यों नहीं रहे हो। ये सुनकर गुंडे, हालांकि वे भी भ्रमित थे, उन्होंने तुरंत लकी तनेजा को छोड़ दिया, फिर अपना सिर नीचे किया और कांपते हुए एक तरफ हट गए। जोरावर चड्ढा के हाथ में इतनी ताकत थी कि विक्की मल्होत्रा थप्पड़ से थोड़ा चकरा गया था। जोरावर चड्ढा की गुस्से भरी डांट सुनने के बाद वह धीरे धीरे होश में आया, लेकिन उसका गाल पहले ही सूज चुका था। वह पहले से भी ज्यादा हैरान था। उसने अपना चेहरा ढक लिया और एक उलझन भरे भाव के साथ पूछा, जोरावर भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपका क्या मतलब है। मैं बस कुछ ग्रामीणों से निपट रहा था, और यहाँ तक कि वह भी सिर्फ एक डिप्टी मेयर का बेटा है। उसकी हैसियत आपको कैसे धमकी दे सकती है। विक्की मल्होत्रा वास्तव में समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जब वह पहले यवतमाल में था तो उसने मेयर के बेटे को भी पीटा था, लेकिन जोरावर चड्ढा को पता चलने के बाद उसने न केवल उसे दोषी नहीं ठहराया बल्कि यह भी कहा कि उसने अच्छा काम किया। अब ऐसा कैसे? कुछ कम हैसियत वाले देहाती हारे हुए लोगों और एक डिप्टी मेयर के बेटे के साथ सब कुछ बदल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जोरावर चड्ढा इतना गुस्सा क्यों था। न ही उसे समझ आ रहा था कि जोरावर चड्ढा ये क्यों कहेगा कि इससे उसका सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन तभी विक्की मल्होत्रा को अचानक एक विचार आया और उसने मन ही मन सोचा, यही बात है, जोरावर भाई मुझे इस तरह इशारा कर रहे हैं, वह वास्तव में गुस्सा नहीं है क्योंकि मैंने इन बदबूदार हारे हुए लोगों पर हाथ उठाया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने बिना अनुमति के अपनी जगह छोड़ दी, इसलिए वह गुस्सा हैं। ये समझते हुए विक्की मल्होत्रा ने जोरावर चड्ढा के जवाब का इंतजार नहीं किया और हड़बड़ी में माफ़ी मांगी। जोरावर भाई, मुझे माफ़ कर दो, यह मेरी गलती थी। मुझे बिना अनुमति के अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। चाहे मारो या सजा दो, ये सब जोरावर भाई की मर्जी पर है। गलतियों को स्वीकार करना और सजा के लिए सावधान रहना, ये वह अनुभव था जो उसने जोरावर भाई के अधीनस्थ के रूप में कई वर्षों में जमा किया था। ये हमेशा काम करता था, हर बार। तो इस बार भी उसे लगा कि चीजें पहले की तरह ही विकसित होंगी। जैसे ही जोरावर चड्ढा ने अपना गुस्सा निकाल दिया, वे सामान्य हो जाएंगे। सजा दून तेरी, तूने उस हस्ती को नाराज किया, मेरा तो मन कर रहा है अभी तेरे 1000 टुकड़े कर दूं, जोरावर चड्ढा ने कहा और फिर उसे एक और थप्पड़ मारा। लेकिन जोरावर चड्ढा को लगा कि अपना गुस्सा निकालने के लिए ये काफी नहीं था, इसलिए उसने उसे फिर से जोर से थप्पड़ मारा। जहां तक उसने जो कहा वह जानबूझकर दिया गया बयान नहीं था, बल्कि वह वास्तव में विक्की मल्होत्रा को मारना चाहता था। बस बात यह थी कि उस हस्ती ने अभी तक कुछ नहीं बोला था और वह नहीं जानता था कि वह विक्की मल्होत्रा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहता है, इसलिए उसने अपनी हद पार करने की हिम्मत नहीं की और केवल उस हस्ती के बोलने का इंतजार कर सकता था। लेकिन उसके 2 थप्पड़ों ने विक्की मल्होत्रा को पूरी तरह से चौंका दिया। विक्की मल्होत्रा ने जोरावर चड्ढा को इतना गुस्सा कभी नहीं देखा था, लेकिन जो उसे और भी अधिक हैरान कर रहा था वह ये था कि क्या वह सिर्फ एक डिप्टी मेयर का बेटा नहीं है। जोरावर चड्ढा, क्या आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना है? मैं वह वफादार सिपाही हूं जिसने आपको यवतमाल का ज्यादातर हिस्सा जीतने में मदद की। समान रूप से हैरान अनिल पाटिल और दीपिका थे। इस पल उन सभी की आंखें फटी की फटी थीं, पलकें झपक रही थीं, उनके चेहरे पूरी तरह से भ्रम से भरे थे। क्या हो रहा है? क्या विक्की मल्होत्रा जोरावर चड्ढा का आदमी नहीं है? जोरावर चड्ढा विक्की मल्होत्रा को थप्पड़ क्यों मार रहा है? साथ ही वह हस्ती कौन है जिसका जोरावर चड्ढा जिक्र कर रहा है? क्या यह उस डिप्टी मेयर का बेटा है? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब विक्की मल्होत्रा यवतमाल में था तो वह दबंग था और मेयर के बेटे को भी कुछ नहीं समझता था, तो अब एक डिप्टी वाले को क्या समझेगा? दीपिका तुषार यादव को जानती थी और लंबे समय से जानती थी कि वह एक डिप्टी मेयर का बेटा था, लेकिन इस पल वह सोच रही थी एक डिप्टी मेयर का बेटा जोरावर चड्ढा को इस हद तक कभी नहीं डरा सकता। आंगन में जरूर कोई और भी प्रतिष्ठित व्यक्ति खड़ा है, लेकिन यह व्यक्ति कौन है? दीपिका ने चारों ओर देखा लेकिन इस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकी। उसने अपने छोटे भाई देवांश पर शक नहीं किया। आखिरकार वह अब इतना अमीर है, ये बहुत संभव है कि उसने पहले जोरावर चड्ढा के साथ सहयोग किया हो, लेकिन उसने इसे जल्दी ही खारिज कर दिया, क्योंकि अगर देवांश में वास्तव में वह क्षमता होती तो विक्की मल्होत्रा संभवतः उसे नहीं जानता और पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करने के लिए देवांश के हाथ पैर काटने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचता। लेकिन अगर ये दोनों नहीं हैं तो और कौन हो सकता है?
दीपिका पूरी तरह से उलझन में थी, लेकिन वह एक बात के बारे में बहुत स्पष्ट थी, उसे अब विक्की मल्होत्रा द्वारा अपमानित नहीं होना चाहिए और उसके परिवार को बचाया जाना चाहिए। जोरावर भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझे वास्तव में नहीं पता था कि वह तुषार यादव है। मेरा फ़ोन कल रात डू नॉट डिस्टर्ब मोड में था और मैं इसे बंद करना भूल गया, इसलिए मुझे कोई कॉल या टेक्स्ट संदेश नोटिफिकेशन नहीं मिला। विक्की मल्होत्रा ने सूजे हुए चेहरे के साथ सफाई दी। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि सभ्य नौजवान डिप्टी मेयर का बेटा था जिसका जोरावर चड्ढा इंतजार कर रहा था, लेकिन जो वह अभी भी नहीं समझ पा रहा था वह ये था कि एक डिप्टी मेयर का बेटा जोरावर चड्ढा को इतना सावधान कैसे कर सकता है। जोरावर चड्ढा का क्या मतलब था जब उसने पहले कार में कहा था सिर्फ सती चीज़ों को मत देखो, और जोरावर चड्ढा विक्की मल्होत्रा की बातें सुनकर इतना गुस्सा था कि उसकी सांसें फूल रही थीं। उसे आखिरकार एक अच्छा मौका मिला था और फिर जल्दी से एक सही नए साल की भेंट की योजना बनाई, केवल इस कमीने विक्की मल्होत्रा द्वारा इसे पूरी तरह से बर्बाद होते देखने के लिए। अगर उन दो गुंडों ने जो चौराहे पर निगरानी कर रहे थे यह महसूस नहीं किया होता कि विक्की मल्होत्रा अपना फ़ोन नहीं उठा रहा है और उसे जोरावर को फ़ोन नहीं किया होता, तो वह शायद अभी भी अंधेरे में होता। ये सोचते हुए कि अगर वह कुछ सेकंड भी देर से पहुंचता तो लकी तनेजा का हाथ विक्की मल्होत्रा द्वारा काट दिया जाता, जोरावर चड्ढा को एक गहरा खौफ महसूस हुआ, इतना कि अनजाने में उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना छूट गया। जोरावर चड्ढा जितना इसके बारे में सोचता उसे उतना ही गुस्सा आता और उसने अब विक्की मल्होत्रा की सफाई पर ध्यान नहीं दिया, सीधे एक लात मारी, तेरी तो मैं। इस लात की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा थी, सीधे विक्की मल्होत्रा को जमीन पर गिरा दिया, जहां वह घुटने टेक कर अपना पेट पकड़कर एक झींगे की तरह मुड़ा हुआ काफी देर तक सीधा नहीं हो पाया। फिर जोरावर चड्ढा ने पहले तुषार यादव की ओर देखा, उससे माफी मांगते हुए सिर हिलाया, फिर मुड़ा और सीधे अनिल पाटिल और अन्य लोगों द्वारा बनाई गई मानव दीवार के बीच से चला गया। फिर सबकी हैरान नजरों के नीचे देवांश के सामने रुक गया और सबके बेहद आश्चर्यचकित भावों के साथ देवांश के सामने 90 डिग्री के कोण पर गहरा झुक गया। यह अभी खत्म नहीं हुआ था, वह उसी झुकने की मुद्रा में रहा, अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं की और देवांश से अत्यधिक सम्मान के साथ कहा, मिस्टर देवांश, मैं माफी चाहता हूँ। यह मेरी गलती है कि मैंने अपने अधीनस्थों को ठीक से अनुशासित नहीं किया। मैं मिस्टर देवांश से सजा और समझ की मांग करता हूँ। अध्याय 474 उद्धरण चिन्ह ... हैं। तुषार यादव और लकी तनेजा सहित वहां मौजूद हर कोई ये दृश्य देखकर दंग रह गया। आखिर चल क्या रहा है? यवतमाल का अंडरवर्ल्ड बादशाह न केवल देवांश से माफी मांग रहा है बल्कि उसे खुद को सजा देने के लिए भी कह रहा है। तो इन सब के बाद जोरावर चड्ढा ने विक्की मल्होत्रा को और सजा नहीं दी, वह वास्तव में देवांश के बोलने का इंतजार कर रहा था। इसलिए जिस हस्ती की उसने बात की थी वह वास्तव में देवांश ही था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि देवांश के पास जोरावर चड्ढा को हमेशा के लिए नर्क में भेजने की ताकत है? लेकिन ये कैसे संभव है? देवांश के पास पैसा है, लेकिन उससे क्या? जोरावर चड्ढा जैसे गैंगस्टर का सामना करते समय जो पलक झपकते ही मार देता है, कितना भी पैसा रद्दी कागज के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं है, पूरी तरह से बेकार। अगर वे बॉडीगार्ड्स जिन्होंने नए साल के दिन देवांश को सामान पहुंचाया था यहाँ होते तो सब ठीक होता, लेकिन अब जब वे नहीं हैं, देवांश बस एक मोटे बकरे की तरह है जोरावर चड्ढा की दया पर। ये देखते हुए जोरावर चड्ढा अभी भी देवांश के प्रति इतना विनम्र क्यों है? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह अमीर है? ये स्पष्ट रूप से कोई मतलब नहीं रखता। इस पल आंगन में हर कोई स्तब्ध था, अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था। अनिल पाटिल और बाकी लोगों की नजरें झुके हुए जोरावर चड्ढा और सीधे खड़े देवांश के बीच इधर उधर घूम रही थीं, जैसे कि वे कुछ भयानक देख रहे हों। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी थीं। काफी देर बाद अनिल पाटिल अचानक ऐसे बड़बड़ाया जैसे उस पर भूत सवार हो, तो देवांश ने जो कुछ भी कहा था वह सच था। इतने समय से वह डींगे नहीं हाँक रहा था, उसके पास सच में ये ताकत है। ये सुनकर सबको आखिरकार याद आया कि देवांश ने पहले कहा था कि भले ही जोरावर चड्ढा उससे दुश्मनी मोल ले, उसे भी घुटने टेक कर अपनी जान की भीख मांगनी पड़ेगी। उन्होंने पहले इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि यह भी सोचा था कि देवांश घमंडी हो गया है। लेकिन ये दृश्य देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनका अपना नजरिया बहुत छोटा था, क्योंकि देवांश ने जो कहा था वह वास्तव में सच था। इसलिए जिस तरह से हर कोई देवांश को देख रहा था उसमें अब पुरानी गलतफहमी नहीं थी, बल्कि प्रशंसा और डर भरा था। दीपिका का मुंह खुला का खुला रह गया था, वह देवांश को ऐसे घूर रही थी जैसे वह कोई एलियन हो। उसने अभी देवांश को कम बोलने के लिए कहा था, कहीं ऐसा न हो कि वह जोरावर चड्ढा को नाराज कर दे और मौत का सामना करे। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जोरावर चड्ढा के आने के बाद उसने बिना एक शब्द कहे तुरंत विक्की मल्होत्रा को पीटा। शुरू में उसने सोचा कि यह तुषार यादव डिप्टी मेयर के बेटे की वजह से था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह उसके छोटे भाई की वजह से था।
और सबसे बड़ी बात, जोरावर चड्ढा ने उसके सामने झुककर माफी भी मांगी। हालांकि यह अभी भी देवांश के घुटने टेकने और भीख मांगने के दावे से बहुत दूर था, लेकिन वह जोरावर चड्ढा था। वह राजा जिसने यवतमाल के पूरे अंडरवर्ल्ड को नियंत्रित किया, एक ऐसा महामानव जो यवतमाल के मुखिया के साथ बैठकर चर्चा कर सकता था। इसके अलावा यवतमाल एक प्रमुख पर्यटक जिला होने के नाते विश्व स्तरीय दर्शनीय क्षेत्रों का दावा करता है और अनगिनत अमीर बॉस उभरे हैं जो पर्यटन की तेजी से समृद्ध हुए हैं। कहा जाता है कि अकेले यवतमाल में 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति वाले दर्जनों दिग्गज हैं जो राज्य में शीर्ष पर हैं। लेकिन इतने सारे अमीर लोगों के साथ भी, चाहे वे कितने भी अमीर क्यों न हो, यवतमाल उनके द्वारा क्यों नहीं चलाया जाता, बल्कि जोरावर चड्ढा द्वारा। ये ठीक इसलिए है क्योंकि जोरावर चड्ढा को विक्रमजीत सिंह का समर्थन प्राप्त है और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव साधन का उपयोग करता है, जो इन अमीर व्यक्तियों को जोरावर चड्ढा के सामने आज्ञाकारी रूप से सिर झुकाने के लिए मजबूर करता है। आखिरकार, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न हो, अगर आप जोरावर चड्ढा को नाराज करते हैं तो हो सकता है कि आप बस सैर के लिए निकले हों और आपका गला काट दिया जाए। ये अमीर व्यक्ति इज्जत और जिंदगी के बीच का फर्क साफ समझते हैं। यही कारण है कि जोरावर चड्ढा आमतौर पर खुद को भाग्यशाली मानता है। यदि वह दूसरों को नहीं सताता, किसी ने उसे कभी किसी और के सामने झुकते और माफी मांगते कब देखा है। वैसे भी दीपिका को लगा कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि जोरावर चड्ढा उसके छोटे भाई के सामने दंडवत क्यों करेगा। तुषार यादव और लकी तनेजा भी वही थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनकी राय में चून की विक्की मल्होत्रा ने देवांश के घर पर आकर ड्रामा करने की हिम्मत की, इसका मतलब था कि विक्रमजीत सिंह ने वास्तव में उस समय उस व्यक्ति को गलत समझा था, वरना 1 लाख हिम्मत के साथ भी विक्की मल्होत्रा देवांश पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन चून की विक्रमजीत सिंह ने गलती की थी, तो जोरावर चड्ढा देवांश के प्रति इतना विनम्र क्यों होगा? क्या ये विरोधाभासी नहीं है? उनके सवालों का जवाब जल्द ही विक्की मल्होत्रा की एक टिप्पणी से मिल गया। जोरावर भाई, उसके पास बस थोड़े से गंदे पैसे ही तो हैं, है ना? आप उसके सामने झुककर माफी क्यों मांग रहे हैं? क्या आपके पास उसके गंदे पैसों की कमी है? ये सुनकर तुषार यादव और बाकी लोग आखिरकार समझ गए। पता चला कि जोरावर चड्ढा ने देवांश की असली पहचान सत्यापित नहीं की थी, इसलिए वह अभी भी सोचता था कि देवांश एक प्रभावशाली व्यक्ति था जो विक्रमजीत सिंह को आदेश दे सकता था। और विक्की मल्होत्रा को नहीं पता था कि उस समय स्की रिजॉर्ट में क्या हुआ था, इसलिए उसने देवांश को अपनी आंखों में कुछ नहीं समझा। ये ठीक दुर्भाग्यपूर्ण संयोगों की इस श्रृंखला के कारण था कि वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। ये पता लगाने के बाद तुषार यादव और लकी तनेजा ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में 4 शब्द देखे, चलो इसी के साथ चलते हैं। आखिरकार इस समय वे बिल्कुल देवांश का पर्दाफाश नहीं कर सकते थे और न ही वे जोरावर चड्ढा को ये जानने दे सकते थे कि विक्रमजीत सिंह ने उस समय स्की रिजॉर्ट में व्यक्ति को गलत समझा था, वरना उनमें से किसी का भी अच्छा परिणाम नहीं होगा। और जब जोरावर चड्ढा ने विक्की मल्होत्रा की बातें सुनी तो कड़ाके की सर्दी में भी उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया था। वह मूल रूप से विक्की मल्होत्रा के लिए कुछ शब्द समझाना चाहता था, लेकिन अब वह केवल इस बेवकूफ से दूरी बनाना चाहता था। उसने पहले अपना सिर घुमाया और विक्की मल्होत्रा को घूर कर देखा, फिर और भी नीचे झुका। मिस्टर देवांश, मुझे पहले से इस जानवर विक्की मल्होत्रा के आपके घर आने के बारे में पता नहीं था। मुझे पता है, वरना तुम अब तक एक लाश बन चुके होते, देवांश ने ठंडे स्वर में कहा। जब सबने ये सुना तो उनकी पुतलियां तुरंत फैल गईं, सदियों के लिए चौंक गईं। तुम्हें पता है, देवांश अब केवल जोरावर चड्ढा का मजाक नहीं उड़ा रहा था, वह खुले तौर पर उसे डरा रहा था और धमकी दे रहा था। ऐसी बात कहने के लिए कितना बड़ा दिल चाहिए? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर जोरावर चड्ढा नाखुश हो गया तो वह तुम्हारे पूरे पुराने ठाकुर परिवार को खत्म कर देगा? जिस बात ने उन्हें और भी अधिक चौंका दिया वह ये थी कि जोरावर चड्ढा ये सुनकर न केवल गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि इसके बजाय राहत की सांस लेता हुआ लग रहा था। मानव दीवार के पीछे दूर खड़े ग्रामीणों ने भी देखा कि जोरावर चड्ढा, जो अभी भी कमर से झुका हुआ था, ने सूक्ष्म रूप से राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, फुर्सत मिली, मेरी जान आखिरकार बच गई। धन्यवाद मिस्टर देवांश, आपकी पारखी नजर के लिए। जोरावर चड्ढा ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा, अभी भी झुका हुआ, और फिर पूछा, मिस्टर देवांश, इस जानवर के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? क्या इसके माता पिता, पत्नी या बच्चे हैं? देवांश ने भावशून्य होकर पूछा। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा आंगन तुरंत शांत हो गया। हर कोई देवांश को फटी आंखों से देख रहा था, ये सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि वह ऐसा सवाल क्यों पूछेगा। खासकर रंजीत और शिल्पा सावंत, उनके दिल इस समय अत्यधिक आतंक से भरे हुए थे। आखिरकार विक्की मल्होत्रा का अंजाम उनका भी हो सकता था। जोरावर चड्ढा दुनिया का आदमी होने के नाते तुरंत संभल गया और हड़बड़ी में जवाब दिया, माता पिता दोनों जीवित हैं, उसकी नई शादी हुई है और उसका एक बेटा है। जब विक्की मल्होत्रा ने यह सुना तो उसका पूरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया।
वह जमीन से उठा, लेकिन खड़े होने के बजाय उसने घुटने टेक दिए और अपने घुटनों पर चलकर जोरावर चड्ढा के पास गया, बार बार माथा टेकते हुए और दया की भीख मांगते हुए। जोरावर भाई, मैं गलत था, मुझे वास्तव में पता है कि मैं गलत था। कृपया अगर आप मुझे मारना या खाल उतारना चाहते हैं तो शौक से, लेकिन कृपया मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचाएं। दफा हो यहाँ से, मुझे माथा मत टेक, मैं तुझे नहीं जानता। जोरावर चड्ढा ने उसे लात मार कर गिरा दिया, फिर अपने शरीर को एक तरफ खिसका लिया, विक्की मल्होत्रा के साथ फंसने से डरते हुए। ये देखकर विक्की मल्होत्रा ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, जल्दी से उठा और फिर देवांश के सामने घुटने टेक दिए, उससे माथा टेकते हुए कड़वाहट से विनती की। मिस्टर देवांश, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जानवर से भी बदतर हूँ। कृपया मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मेरे परिवार को बख्श दो। जब तक आप मेरे परिवार को बख्श देंगे, मैं जो भी आप कहेंगे वह करूँगा। देवांश ने उपहास किया और अविश्वसनीय रूप से चंचल आवाज में उसने पलटवार किया। विक्की, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो तुमने अभी कहा वह थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है? विक्की मल्होत्रा। देवांश की याद दिलाए बिना उसे पहले ही एहसास हो गया था कि जो शब्द उसने अभी बोले थे वे लगभग वैसे ही थे जो दीपिका ने उससे दया की भीख मांगते समय कहे थे। देवांश के पूछने के बाद विक्की मल्होत्रा के जवाब का इंतजार किए बिना वह जोरावर चड्ढा की ओर मुड़ा और हल्के से कहा, नया साल है, अपने संस्कार मत भूलो। कुछ भाइयों को ढूंढो जो उसके परिवार को नए साल की बधाई देने जाएं और वह कीमती तोहफा लौटा दे जो उसने मेरे परिवार के लिए तैयार किया था, बिना छुए। दीपिका, अनिल पाटिल और अन्य लोग। जोरावर चड्ढा थोड़ा हैरान था। कीमती तोहफा? देवांश ने हल्के से समझाया, उसके माता पिता के सामने, उसकी पत्नी के साथ। और फिर बस उन सबको मार डालो। आखिरकार उन्हें रखना बस एक मुसीबत होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जोरावर चड्ढा एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन तुरंत सहमत हो गया। मिस्टर देवांश, चिंता न करें, कीमती तोहफा आज अंधेरा होने से पहले पहुंचा दिया जाएगा। दीपिका, अनिल पाटिल और अन्य लोगों ने देवांश के लापरवाह व्यवहार को देखा और शुरू में सोचा कि क्या देवांश जो कर रहा था वह थोड़ा क्रूर था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर जोरावर चड्ढा समय पर नहीं पहुंचा होता तो वे ही ऐसे व्यवहार के शिकार होते, और अचानक उन्हें अब ये क्रूर नहीं लगा। इसके बजाय उन्हें बहुत संतुष्टि और स्पष्टता महसूस हुई। अध्याय 475। रंजीत और शिल्पा सावंत एक साथ कांप उठे जब उन्होंने देवांश की लापरवाही भरी नजर को देखा और उसके तीखे शब्दों को सुना। वे भागना चाहते थे, लेकिन तुषार यादव और मोटा भाई उनके पीछे खड़े थे, जिससे भागना नामुमकिन था। अत्यधिक डर ने उन्हें जकड़ लिया था, जिससे उन्हें लग रहा था कि हर सेकंड एक साल जैसा है। वहां दहशत में खड़े होकर शिल्पा सावंत विशेष रूप से हजारों पछतावों से भरी थी। अगर उसे पता होता कि बात यहां तक पहुंच जाएगी तो वह कभी भी रंजीत के साथ सड़क के किनारे इतना लंबा इंतजार नहीं करती और न ही वह नागपुर गांव में हंगामा करने आती। अब न केवल उसने देवांश को पीड़ित होते नहीं देखा, बल्कि उसने देवांश की नफरत भी पूरी तरह से कमा ली थी। और देवांश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसकी पहचान स्पष्ट रूप से असाधारण थी। अगर मुझे पता होता तो मुझे चोरी करने के लिए उनके पीछे नहीं आना चाहिए था। शायद अगर मैंने थोड़ा अपना जादू चलाया होता तो मैं उसे फंसा सकती थी। तब तक जोरावर चड्ढा जैसा बड़ा बॉस भी मुझे भाभी कहकर बुलाता। बस इसके बारे में सोचकर ही रोमांच हो रहा है। ये सोचते हुए शिल्पा सावंत सचमुच मरने जैसा महसूस कर रही थी। वह चाहती थी कि वह भी रंजीत को मार सके। अगर उसने उसे उस समय उकसाया नहीं होता तो वह इस स्थिति में कैसे गिरती। शिल्पा सावंत जितना अधिक सोचती उसे उतना ही पछतावा होता, और यहाँ तक कि रंजीत के प्रति उसकी नज़र भी दुश्मनी से भर गई थी। जहाँ तक विक्की मल्होत्रा का सवाल था, देवांश के शब्दों को सुनने के बाद उसका भाव पहले जम गया, फिर उसके दिल की गहराई से एक अचानक अकथनीय डर उठा जो पल भर में उसके पूरे शरीर पर छा गया, जिससे वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने किस तरह के राक्षस को उकसाया है। ये सोचते हुए कि उसे जल्द ही अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है, उसने उस हथियार की ओर देखा जो पास ही गिरा था। वह हथियार तब तक पकड़े हुए था जब तक कि जोरावर चड्ढा ने आंगन में प्रवेश करते ही उसे लात नहीं मारी, जिससे हथियार उसके हाथ से उड़ गया। अब यह उसके सामने बस 2 फीट दूर था। मिस्टर देवांश, दूसरों के लिए भी एक रास्ता छोड़ें ताकि आप भविष्य में उनसे फिर मिल सकें। क्या आप सच में मुझे जड़ से खत्म करने जा रहे हैं? विक्की मल्होत्रा ने शांति से पूछा, जमीन पर घुटने टेकते हुए। उसकी आंखें हथियार पर टिकी थीं। जोरावर चड्ढा के आने से पहले क्या तुमने कभी मेरी बहन और मेरे माता पिता के लिए कोई रास्ता छोड़ने पर विचार किया था? देवांश ने ठंडे स्वर में पलटवार किया। तो तुम मुझे जाने देने की योजना नहीं बना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? देवांश ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक है। विक्की मल्होत्रा ने खुद से सिर हिलाया, फिर अपने पैरों पर उछला, हथियार को पकड़ा और देवांश के सिर की ओर वार किया। ओ देवांश, तूने मुझे मजबूर किया। विक्की मल्होत्रा आखिरकार जोरावर चड्ढा का सबसे बड़ा पागल कुत्ता था।
अगर उसके पास कोई असली कौशल नहीं होता तो वह इस स्थिति तक नहीं पहुंचता। इसलिए उसका वार न केवल तेज, सटीक और क्रूर था, बल्कि सही समय और कोण पर भी था, जिससे बचाव करना असंभव था। संभल के, हालांकि जोरावर चड्ढा और लकी तनेजा ने मार्शल आर्टिस्ट की प्रवृत्ति से तुरंत प्रतिक्रिया दी, वे देवांश से बहुत दूर थे कि विक्की मल्होत्रा के वार को रोक सकें। अनिल पाटिल और अन्य लोग करीब थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया दी, विक्की मल्होत्रा का हथियार देवांश से 1 फीट दूर था, रोकने का कोई समय नहीं बचा था। जब सबने सोचा कि देवांश को चोट लगने वाली है, देवांश का शरीर सूक्ष्म रूप से बाईं ओर खिसक गया, विक्की मल्होत्रा के अविश्वसनीय रूप से पेचीदा वार से बाल बाल बचते हुए, जिससे हर कोई दंग रह गया। ये देखकर कि एक वार विफल हो गया, विक्की मल्होत्रा हैरान था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसे बाईं ओर क्षैतिज रूप से घुमाया। जैसे ही वह वार सफल होने वाला था, जोरावर चड्ढा आ गया, विक्की मल्होत्रा की पीठ के निचले हिस्से में लात मारी, जिससे वह और उसका हथियार उड़ गए, जिससे देवांश एक और हमले से बच गया। लेकिन जोरावर चड्ढा यही नहीं रुका, उसने जल्दी से पीछा किया। उसने पहले गिरे हुए हथियार को दूर लात मारी, फिर विक्की मल्होत्रा के पास गया, उसके सिर पर पैर रखा और उस पर थूका, कमीने, तू मिस्टर देवांश पर पीछे से हमला करना चाहता है? तू आईने में अपनी शक्ल क्यों नहीं देखता कि तू किस तरह का इंसान है? बोलने के बाद जोरावर चड्ढा वापस देवांश की ओर मुड़ा, चिंतित दिख रहा था। फिर चिंता के साथ पूछा, मिस्टर देवांश, आप ठीक हैं? देवांश ने सिर हिलाया, ये दर्शाते हुए कि वह ठीक है। फिर जोरावर चड्ढा से कहा, तुम्हें लोगों को तड़पाने के कई तरीके पता होंगे, है ना? जब तक तुम उसे मार नहीं देते, उसे हर एक का अनुभव कराओ। ठीक है, मैं इसे अभी करवाता हूँ, जोरावर चड्ढा ने कहा। फिर अपने कई गुंडों को इशारा किया, इसे पकड़ लो, इसके नाखूनों के नीचे टूथपिक चुभाओ और इसके नाखून उखाड़ दो। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वे गुंडे जिन्होंने पहले ठाकुर परिवार को निशाना बनाया था, तुरंत दौड़कर आए। कुछ ने उसके हाथ पकड़े, कुछ ने उसके पैर दबाए और कुछ ने टूथपिक डाली। प्रत्येक ने अपने सौंपे गए कार्य को व्यवस्थित तरीके से किया। हरामखोरों, क्या मैंने तुम्हें मुफ्त में खिलाया है? मैं देखना चाहूंगा कि तुम में से कौन हिम्मत करता है। आह! इससे पहले कि विक्की मल्होत्रा अपना वाक्य पूरा कर पाता, आंगन में दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी, जिससे सभी की रीढ़ में से हरन दौड़ गई। जोरावर भाई, मिस्टर देवांश, रहम करो, ये वास्तव में बहुत दर्दनाक है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, बस मुझे मार डालो, ठीक है? विक्की मल्होत्रा रोया, उसकी नाक और आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाया, उसे कोई जवाब नहीं मिला। दीपिका, मैं गलत था, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, हमारे पुराने रिश्ते की खातिर कृपया मेरे लिए अपने भाई से विनती करो, उससे कहो कि मुझे बख्श दे या बस मुझे मार दे, ठीक है? हताशा में विक्की मल्होत्रा केवल दीपिका से दया की भीख मांग सकता था। वह जानता था कि दीपिका की जुबान हमेशा कड़वी होती है, लेकिन दिल नर्म, और अगर वह बस कुछ अच्छे शब्द कहता तो उसे यकीन था कि वह देवांश के साथ हस्तक्षेप करेगी। लेकिन इस बार उसकी योजना उल्टी पड़ गई। तुझे मुझसे बात करने की हिम्मत कहाँ से मिली? मैंने अभी तेरे लिए भीख मांगते हुए खुद को इतना गिरा दिया और तू तब भी नहीं पसीजा। अब तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूं? तेरा दिमाग खराब है या मेरा? दीपिका ने ठंडे स्वर में नाक से कुड़ी, उसका चेहरा तिरस्कार और नफरत से भरा था। विक्की मल्होत्रा के नाखूनों को एक एक करके उंगलियों से अलग होते हुए देखकर दीपिका को सिहरन महसूस हुई, लेकिन उसे कोई सहानुभूति नहीं थी। विक्की मल्होत्रा जैसे कमीने से निपटने के लिए ऐसे अमानवीय तरीके जरूरी थे। गुंडों की तकनीकें कुशल नहीं थीं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वे अक्सर इस तरह का काम नहीं करते थे। लेकिन ठीक इसी वजह से विक्की मल्होत्रा को जो दर्द हुआ वह कई गुना बढ़ गया। विक्की मल्होत्रा के मुंह से लगातार पागलों जैसी चीखें निकल रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आवाज किसी जादू के प्रभाव में थी, आंगन की सीमाओं से बाहर नहीं निकल पा रही थी। इसलिए गांव शांत रहा और बलवंत ठाकुर और बाकी लोग गहरी नींद में सोते रहे। लेकिन जब तक उसके 10 नाखून हटा दिए गए, तब तक आसमान पूरी तरह से साफ हो चुका था। जोरावर भाई, सभी नाखून हटा दिए गए हैं, एक गुंडे ने सम्मानपूर्वक दौड़कर रिपोर्ट की। ये सुनकर जोरावर चड्ढा ने अपनी मर्जी से निर्णय लेने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय देवांश की ओर देखा, उसके अगले निर्देश का इंतजार करने लगा। देवांश ने कहा, कुछ मोटे डंडे ढूंढो और उसके पैरों के ऊपर से मारना शुरू करो, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके हाथ पैरों की हड्डी का हर इंच चकनाचूर हो जाए। इस तरह भले ही वह न मरे, उसके जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, यहाँ तक कि जोरावर चड्ढा, जो ग्रे एरिया में काम करता था, ये सुनकर दंग रहने से खुद को नहीं रोक पाया। स्पष्ट रूप से उसने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश ऐसी भयावह चाल चलेगा। हालांकि उसने तुरंत अपने गुंडों को ऐसा करने का आदेश दिया। फिर देवांश के पास खड़ा हो गया, गुप्त रूप से अपने दिल में हिसाब लगा रहा था कि भले ही वह इस बार इस आदमी की खुशामद न कर सके, उसे भविष्य में कभी भी उसका दुश्मन नहीं बनना चाहिए।
देवांश, ओ कुत्ते, तू मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कर रहा है। मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्की मल्होत्रा लगभग पागल होकर गरजा। चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं और तुम भूत नहीं बनोगे। तुम बहुत स्पष्ट रूप से हर एक हड्डी के जिंदा तोड़े जाने का शानदार दर्द महसूस करोगे। देवांश ने आधी मुस्कान के साथ कहा। ओ देवांश, तू कुत्ते की मौत मरेगा। विक्की मल्होत्रा अपनी पूरी ताकत से गरजा, फिर केवल दर्दनाक चीखें निकाल सका जो आसमान को हिला सकती थीं। अपनी ताकत बचाओ, तुम्हें बाद में चिल्लाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होगा। देवांश ने नाक सिकुड़ी, उसकी आंखें मजाक से भरी थीं। बोलने के बाद उसने विक्की मल्होत्रा पर और ध्यान नहीं दिया, बल्कि रंजीत और शिल्पा सावंत को एक मतलब भरी नजर दी, फिर जोरावर चड्ढा से कहा, विक्की मल्होत्रा से निपटने के बाद उन दोनों को भी उसी प्रक्रिया से गुजारो। ये सुनकर रंजीत और दूसरी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, जैसे कि उन्हें बर्फ के तहखाने में डाल दिया गया हो। अध्याय 476, क्योंकि मैं तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर करना चाहता हूँ। रंजीत ठाकुर, जिसका पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था, ये शब्द सुनकर सूखी पत्ती की तरह कांपने लगा। देवांश, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हारे पिता और मेरे पिता दोनों सगे भाई हैं। हमारी रगों में ठाकुर खानदान का ही खून दौड़ रहा है। रंजीत बुरी तरह घबराया हुआ था, उसके मुंह से बेतुकी बातें निकल रही थीं। वाह, अब तुम्हें याद आया कि तुम मेरे बड़े भाई हो। अब तुम्हें याद आया कि हम दोनों में ठाकुर खानदान का खून है। तब ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आई जब तुम विक्की मल्होत्रा को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे? देवांश ने घृणा भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। देवांश, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी। मैं जलता था कि तुम इतने अमीर कैसे हो गए। लेकिन हम फिर भी खून के रिश्तेदार हैं। तुम इतने बेरहम नहीं हो सकते, इतने पत्थर दिल नहीं हो सकते। रंजीत ने अत्यधिक भय में कहा। ये बातें बाद के लिए बचा कर रखो, अभी अपना मुंह बंद रखो। देवांश ने रंजीत के भावनात्मक ब्लैकमेल को पूरी तरह नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। ऐसे इंसान के लिए जो मौका मिलने पर उसे कुचल देता और न कर पाने पर रिश्तों की दुहाई देता, देवांश के पास बस एक ही जवाब था, भाड़ में जाओ। देवांश को इतना अटल देखकर रंजीत का बचा खुचा अहंकार भी धूल में मिल गया। वह सीधे धम्म से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और नाक मुंह से पानी बहाते हुए, रोते गिड़गिड़ाते हुए रहम की भीख मांगने लगा। देवांश, मुझसे वाकई गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी जुर्रत कभी नहीं करूंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज, ये सोचकर कि मैं अभी ठीक भी नहीं हुआ हूँ, मुझे एक तुच्छ कीड़ा समझकर छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें अपने सगे भाई की तरह मानूंगा और कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचे। देवांश, ठीक है। रंजीत फूट फूट कर रो रहा था। उसकी एक्टिंग देखकर देवांश को लगा कि ऑस्कर वालों पर इसका एक गोल्ड स्टैच्यू उधार है। मैंने खून के रिश्ते का लिहाज करके ही कल रात तुम्हें एक मौका दिया था, वरना तुम कल रात ही वहीं मारे जाते। लेकिन तुमने उस मौके की कद्र नहीं की और खुद मौत को दावत देने पर अड़े रहे, तो अब मुझे दोष मत देना। देवांश ने सिर हिलाते हुए उपहास किया। उसे महसूस हुआ कि धनराज ठाकुर के परिवार का रिश्तेदार होना वाकई 7 जन्मों की बदनसीबी है। अगर उसने समय और काल को पलट कर वापसी न की होती, तो न जाने ये नीच इंसान उसके माता पिता और दीदी के साथ कैसा सलूक करता। इसे जिंदा छोड़ना अपने माता पिता और रिश्तेदारों का सबसे बड़ा अपमान होगा। लेकिन अगर यह इतनी आसानी से मर गया, तो यह भी ठाकुर खानदान के पूर्वजों की नज़रों में खटकने वाली बात होगी। इसलिए अधमरा रहना, मौत की दुआ मांगना, यही स्थिति इसके लिए सबसे उपयुक्त थी। देवांश ने जोरावर चड्ढा की ओर हल्का सा सिर हिलाया। जोरावर तुरंत समझ गया और उसने अपने 3 आदमियों को इशारा किया। वे चल कर आए, रंजीत को दबोच लिया और उसके नाखूनों के नीचे टूथपिक चुभाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे ही टूथपिक उसके नाखून में घुसी, रंजीत के मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी। दीपिका, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज देवांश से मेरे लिए एक बार कहो, ये बहुत दर्दनाक है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, प्लीज मुझे बचा लो। दीपिका ने यह सुना, लेकिन उसने सिर्फ ठंडी सांस ली और बेरुखी से कहा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तुम मरने के ही लायक हो। दीपिका के शब्दों ने दोनों भाई बहन के प्रति उसके भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया, इसलिए उसने फिर से घर की ओर चिल्लाया, चाचा जी, चाची जी, मैं रंजीत हूँ, आपका अपना भतीजा। जल्दी बाहर आओ और मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। हालांकि उसकी और विक्की मल्होत्रा की चीखों के अलावा आंगन में कोई और आवाज नहीं थी। अनिल पाटिल और बाकी लोग रंजीत के नाखूनों को एक एक करके उखड़ते हुए देख रहे थे और उन्हें बेहद सुकून मिल रहा था। खासकर सुनील पाटिल, जिसकी पहले रंजीत से बहस हुई थी, अब ताना मारने से खुद को नहीं रोक पाया। क्यों रंजीत, अभी भी हेकड़ी बाकी है। रंजीत, जो पहले ही असहनीय दर्द में था, सुनील का व्यंग्य सुनकर गुस्से से इतना पागल हुआ कि उसने तुरंत खून की उल्टी कर दी। वह मरने की कगार पर था। रंजीत को खून थूकते देख सुनील पाटिल अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इंसान को एक ही जगह 2 बार नहीं गिरना चाहिए।
लेकिन रंजीत, मेरे प्यारे भाई, तुम तो कमाल हो। हा हा हा। जैसे ही ये शब्द निकले, रंजीत का रक्तचाप फिर से बढ़ गया। उसने इसे दबाने की कितनी भी कोशिश की, वह नहीं कर पाया और फिर से बड़े बड़े घूंट खून थूकने लगा। शिल्पा सावंत ये नज़ारा देख रही थी और डर के मारे उसकी रूह कांप गई थी। उसने अपना फ़ोन निकाला, अपनी फ़ोटो एल्बम खोली, वे तस्वीरें निकाली जिन्हें उसने पहले फ़ोटोशॉप किया था, फिर हिम्मत करके देवांश के पास गई और रंजीत के सामने ही अपना फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन देवांश ने न तो फ़ोन लिया, न ही उसकी स्क्रीन पर एक नज़र डाली। मजबूरन उसे खुद ही फ़ोन पकड़े रहना पड़ा। देवांश, मैं अभी घायल हूँ, शायद तुम्हें मेरा असली रूप न दिखे, लेकिन ये मेरी पुरानी डेली लाइफ की तस्वीरें हैं। बोलते हुए शिल्पा ने देवांश को तस्वीरें दिखाईं। तस्वीरों में शिल्पा कॉलेज यूनिफॉर्म पहने हुए थी, जिसके नीचे उसने महंगी ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन रखी थी, जिससे उसके पैर बेहद सुडौल और आकर्षक लग रहे थे। उसके भड़काऊ फिगर की वजह से उसके सफ़ेद टॉप के बटन जैसे टूटने को तैयार थे। लाल कॉलर के ऊपर उसकी गोरी सुराहीदार गर्दन थी। काले, सीधे और खूबसूरत बालों की लंटें रेशमी झरने की तरह उसके पीछे लहरा रही थीं, बेहद नाजुक और खूबसूरत। सबसे अहम बात उसका चेहरा था। उसके नैन नक्श जो पहले से ही ठीक ठाक थे, फोटोशॉप के बाद औसत से ऊपर लग रहे थे और किसी भी कॉलेज में वह आसानी से कैंपस क्वीन का खिताब पा सकती थी। मैं जानती हूँ तुम शादीशुदा हो और मैंने कल तुम्हारी पत्नी को देखा था। सच कहूँ तो मैं वाकई उसके जितनी खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे कहीं ज्यादा कर सकती हूँ। तो अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मुझे किसी नाम या रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी, जो चाहोगे वो करूंगी, जब चाहोगे तब करूंगी। क्या ख्याल है? शिल्पा ने उम्मीद भरी नज़रों से देवांश को देखा, एक बार फिर अपनी अदाकारी का प्रदर्शन करते हुए चेहरे पर लाचारी का भाव ले आए। उसे विश्वास था कि देवांश जैसा शानदार मर्द कभी सिर्फ एक औरत से संतुष्ट नहीं होगा। इसके अलावा वह औरतों को पहचानने में माहिर थी। वह एक नज़र में बता सकती थी कि सिया उस तरह की बेहद रूढ़िवादी और शरीफ औरत थी जो कभी अपनी तरफ से पहल नहीं करेगी, न हाथों से न जुबान से, लेकिन वह ये सब कर सकती थी। इसलिए उसे यकीन था कि अगर देवांश उसे अपने हुनर दिखाने का एक मौका दे तो देवांश निश्चित रूप से उसे छोड़ नहीं पाएगा। हालांकि देवांश ने एक बार भी शिल्पा के फ़ोन की तरफ नहीं देखा। इसके बजाय उसने धीरे से हाथ हिलाया और तुरंत कोई आया और शिल्पा को खींचकर दूर ले गया। देवांश रिया कपूर और कशिश खन्ना जैसी महान सुंदरियों के सामने भी अपना संयम बनाए रख सकता था, तो यह औरत तो उनके मुकाबले कहीं भी नहीं थी। लेकिन शिल्पा अभी भी हार नहीं मान रही थी। अपनी आखिरी कोशिश करते हुए बोली, देवांश, मेरा यकीन करो, मुझे एक लीवर दो और मैं 2 बॉलर्स हिला सकती हूँ। रंजीत, जिसके नाखून लगभग उखाड़े जा चुके थे, ये सुनकर तुरंत गालियां बकने लगा। कमीनी औरत, मेरे सामने दूसरे मर्द को रिझा रही है। तुझे क्या लगता है मैं मर गया हूँ? तुम्हारी इस दयनीय हालत और मरने में फ़र्क ही क्या है? शिल्पा ने घृणा से कहा, अगर तुम्हारे खानदान के पास पैसा नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसे टूथपिक आदमी को पसंद करती? रंजीत की आंखों से जैसे अंगारे निकलने लगे। रंजीत, सच कहूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें उसका स्वाद कभी नहीं मिलेगा। शिल्पा के होंठ हल्के से मुड़े, उसकी आंखों में रंजीत के लिए सिर्फ हकारत थी। ये सुनकर रंजीत ने एक दर्दनाक चीख मारी। वह दुख और अपमान से भर गया था। अगर इस औरत से शादी करने के लिए वह रिसेप्शन न रखता तो उसका परिवार नागपुर गांव न आता और रात में शराब चुराने न जाता। तब वे घायल न होते और बदला लेने के लिए विक्की मल्होत्रा से संपर्क न करते तो कुदरती तौर पर उनकी यह हालत न होती। ये सब उस औरत की वजह से हुआ था। लेकिन अब इतना सब होने के बाद, जब उसने और उसके माता पिता ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है, ये नीच औरत कह रही है कि वह उससे शादी नहीं करेगी। ये भी बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन उसने उसके ठीक सामने देवांश को रिझाने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी तुम्हारे इशारों पर नाचूंगी, जो चाहोगे जब चाहोगे वाली पेशकश एक ऐसी खास सेवा थी जो उसे उसके मंगेतर को भी कभी नहीं मिली थी। फिर भी वह देवांश की उस तरह सेवा करने को तैयार थी। रंजीत इतना क्रोधित हुआ कि उसका गुस्सा दिल तक चढ़ गया और वह एक और घूंट ताज़ा खून थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। इसी पल देवांश अचानक बोला, उस औरत के लिए एक और प्रक्रिया जोड़ दो, चाकू से उसका चेहरा बिगाड़ दो। उसने पहले विक्की मल्होत्रा को सिया पर बुरी नज़र डालने के लिए उकसाने की हिम्मत की थी, इसलिए देवांश उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बनाकर ही दम लेगा। शिल्पा ने यह सुना और डर के मारे जमीन पर ढेर हो गई। अविश्वास से देवांश को देखने लगी, पूरी तरह हताश। और रंजीत ये सुनकर जोर से हंसा, कमीनी, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अब देखते हैं तू भविष्य में मर्दों को कैसे रिझाती है। शिल्पा को तब होश आया और उसने जल्दी से गिड़गिड़ाना शुरू किया, देवांश, मैं भीख मांगती हूँ, बस मेरा चेहरा मत बिगाड़ो, मैं कुछ भी करूंगी। देवांश ने यह सुना और उपहास किया, तुम्हें इतना घबराया हुआ देखकर मुझे सुकून मिला, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बनाना चाहता हूँ। अध्याय 477, लकी की एक डकार ही सबको मारने के लिए काफी है।
शिल्पा पूरी तरह हताश होकर जमीन पर गिर पड़ी थी। उसकी आंखें वीरान थीं और वह फर्श को घूर रही थी जैसे उसमें जान ही न बची हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि पत्तों का इतना अच्छा हाथ वह खुद ही इतनी बुरी तरह खेल जाएगी। अगर मुझे पता होता तो मुझे शुरू में उनके साथ चोरी करने आना ही नहीं चाहिए था। शिल्पा अपने मन में बार बार यही वाक्य दोहरा रही थी। उसका पछतावा दिल तोड़ने वाला था। बदकिस्मती से इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। वो चाहे जितना पछता ले, सब बेकार था। पूरी तरह से उजाला हो चुका था, लेकिन विक्की मल्होत्रा की खातिरदारी अभी पूरी नहीं हुई थी। कोई चारा नहीं था। वे माथत कोई अंतरशक्ति वाले मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे और इंसानी शरीर की हड्डियों को तोड़ने के लिए सिर्फ शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करना वाकई थोड़ा थका देने वाला काम था। लेकिन अब तक देवांश को कमरे से वह जादुई घेरा हटाना पड़ा। अगर वह उसे जल्दी नहीं हटाता तो यह थोड़ा अभद्र लगता। इसलिए देवांश ने जोरावर चड्ढा को निर्देश दिया, देर हो रही है, इन्हें ले जाओ और पिछली प्रक्रिया जारी रखो। खासकर विक्की मल्होत्रा के परिवार के लिए जो खास तोहफा है उसे मत भूलना। जोरावर ने तुरंत सहमति जताई। मिस्टर देवांश, आप बेफिक्र रहें, मैं आपकी इच्छानुसार सब कुछ संभाल लूंगा। इसके साथ ही उसने हाथ हिलाया, अपने आदमियों को आंगन साफ करने का इशारा किया और फिर उन तीनों जानवरों को कार में डाल दिया। बाद में उसने बस तुषार यादव को नए साल की बधाई दी और कहा कि तोहफे कंपाउंड में पहुंचा दिए जाएंगे। फिर जल्दी से कार में बैठकर चला गया। आंगन छोड़ने से पहले रंजीत अचानक देवांश पर चिल्लाया, देवांश, तू शराबी, जुआरी, जंगली जानवर, तू आखिर है कौन? जोरावर भी तुझसे इतना क्यों डरता है? देवांश ने सिर घुमाकर रंजीत को देखा और बस एक शब्द कहा, बूझो तो जाने। पुफ! रंजीत ने एक और घूंट खून थूका और गुस्से से सीधे बेहोश हो गया। ये देखकर देवांश बस सिर हिलाकर रह गया। अगर उसके चाचा का परिवार थोड़ा भी शरीफ होता तो उसके स्वभाव को देखते हुए वह पूरी संभावना थी कि उनकी मदद करता और उनका पूरे प्रांत में सबसे अमीर व्यक्ति बनना तो तय था। इसके अलावा एक बार जब वह साधना के मार्ग को पूरी तरह समझ लेता तो शायद वह उन्हें भी सिखाता जिससे वे अमृतत्व का स्वाद चख सकें। कितने अफसोस की बात है, उन्होंने इंसान न बनने का फैसला किया। न केवल बलवंत ठाकुर का तरह तरह से अपमान किया, बल्कि अंत में उन्होंने दीदी और सिया पर भी अपनी गंदी नजर डाली। स्वाभाविक रूप से देवांश उन्हें आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। वह उनसे निपटने के लिए और भी क्रूर तरीके अपना सकता था। जब जोरावर के लाए हुए सभी लोग कार में बैठ गए तो आंगन में फैला तनावपूर्ण माहौल आखिरकार काफी हल्का हो गया। वह सिर्फ हल्का हुआ था, पूरी तरह खत्म नहीं, क्योंकि देवांश अभी भी मौजूद था और उन्हें अभी भी माहौल काफी भारी लग रहा था। खासकर अनिल पाटिल और बाकी लोग जो सब देवांश के चारों ओर जमा हो गए, जैसे कि अगर देवांश आज उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं देगा तो वे वहीं डेरा जमा लेंगे। वेदिका ने यह नज़ारा देखा और पूरी तरह हैरान रह गई। देवांश का तुषार और बाकी दोस्तों के प्रति दयालु होना तो ठीक था, लेकिन वह इन गांव वालों के साथ भी इतना मिलनसार क्यों था? आपको पता होना चाहिए, वह एक ऐसा महामानव था जो हाथ उठाकर आसमानी बिजली को रोक सकता था और हाथ हिलाकर युवा मठाधीश को हरा सकता था। उसे इस तरह घेर कर क्या तुम्हें उसे नाराज करने और सीधे मारे जाने का डर नहीं है? तुषार देवांश का मिडिल स्कूल का क्लासमेट था, इसलिए तुषार के प्रति देवांश का दयालु रवैया वेदिका के लिए फिर भी स्वीकार्य था। लेकिन ये गांव वाले, वे क्यों? उसके मन में ऐसा सवाल इसलिए आया क्योंकि वह बहुत देर से पहुंची थी और उसने वह मंजर नहीं देखा था जहां अनिल पाटिल और बाकी लोग अपनी जान की कीमत पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। हालांकि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। उसके दिल में देवांश खुद विरोधाभासों से भरा एक अस्तित्व था। देवांश भाई, बस हमें बता दो, तुम जोरावर को कैसे जानते हो? बिल्कुल, वह तुम्हारी हर आज्ञा का पालन क्यों करता है? मैंने कभी नहीं सुना कि जोरावर किसी के साथ इतना विनम्र रहा हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। दीपिका ने भी पूछा, क्या तुम्हारे बिजनेस में उसके साथ भी कोई पार्टनरशिप है? लेकिन अगर पार्टनरशिप भी है तो भी उसे तुम्हारी बात इतनी पूरी तरह मानने की क्या जरूरत है? ये देखकर कि दीपिका भी बहुत उत्सुक थी, देवांश समझ गया कि इस मामले को समझाना ही पड़ेगा। इसलिए उसने समझाया, उसके बॉस के साथ मेरा कुछ बिजनेस लेन देन है, इसलिए वह मेरा अपमान करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार आज उसके पास जो कुछ भी है वह उसे उसके बॉस ने ही दिया है। इसलिए अगर वह मुझे नाराज करता है तो भी उसे घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब सबने ये सुना तो उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। जोरावर के बॉस का बॉस, क्या वह ठाणे का सरदार विक्रमजीत सिंह नहीं था? हालांकि उन्होंने इस संभावना के बारे में सोचा था, लेकिन वे पक्का नहीं थे। आखिर विक्रमजीत सिंह के साथ बिजनेस करने के लिए कितना बड़ा बिजनेस होना चाहिए? हे भगवान, देवांश भाई, तुम अपना बिजनेस ठाणे के सरदार तक ले गए। अरे भाई, उससे हर साल कितना पैसा बनता है? कोई आश्चर्य नहीं कि जोरावर तुम्हारे हर आदेश का पालन करता है। पता चला है कि वह डरता है कि कहीं विक्रमजीत सिंह उसे मुसीबत में न डाल दे।
देवांश भाई, तुम किस तरह का बिजनेस करते हो कि तुम्हारे संबंध विक्रमजीत सिंह तक से हैं? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो, ये कमर्शियल सीक्रेट है। गांव वालों को नहीं पता था कि देवांश किस तरह का बिजनेस कर रहा है, लेकिन दीपिका जानती थी और अब वह लगभग पक्का कर सकती थी कि देवांश ने उस समय विक्रमजीत सिंह को ही वो जादुई गोलियां बेची होंगी, इसीलिए उसका उनके साथ रिश्ता था। यही वजह थी कि जोरावर देवांश से इतना डरता था। अब सब समझ में आ रहा था। देवांश का जवाब पाकर सबने देवांश और बाकी लोगों का अभिवादन किया, फिर अपने अपने रास्ते चले गए, अपने परिवारों के पास घर लौट गए। आंगन अचानक शांत हो गया। वहां सिर्फ देवांश और उसकी दीदी और तुषार और उसका ग्रुप रह गया। देवांश ने फिर दीपिका से पूछा, दीदी क्या तुम अभी भी हैंडओवर के लिए कंपनी जा रही हो? किस लिए जाऊं? वह मूल रूप से विक्की मल्होत्रा से बचने के लिए था, लेकिन अब विक्की को तुमने अपाहिज कर दिया है, तो मैं हैंडओवर के लिए क्यों जाऊंगी? दीपिका जानती थी कि देवांश जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा है, इसलिए उसने देवांश को घूर कर देखा, फिर तुषार और बाकी लोगों का स्वागत किया। देवांश ने भी इस बात को तूल नहीं दिया, बल्कि घर में लगा जादुई घेरा हटा दिया ताकि बलवंत ठाकुर और बाकी लोग धीरे धीरे जाग सकें। बहुत से लोगों को आया देख दीपिका कमरे में लौटी, कुछ कुर्सियां बाहर लाए और तुषार और बाकी लोगों को बैठने के लिए कहा। चूंकि तुषार पिछले 2-3 सालों से नए साल की बधाई देने आ रहा था, दीपिका उससे पहले से ही काफी परिचित थी। तुम लोग इस साल इतनी जल्दी क्यों आ गए? हमने तो अभी नाश्ता भी नहीं बनाया। थोड़ी देर बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना लाती हूँ, दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्की मल्होत्रा का बोझ कंधों से उतर जाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया हल्की और प्यारी हो गई है। दीदी, तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। हमने रास्ते में एक नाश्ते की दुकान पर थोड़ा बहुत खा लिया था, तो अभी हमें भूख नहीं है, तुषार ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। मना करने के लिए हाथ हिलाया। बाकी लोगों ने भी मना करने के लिए हाथ हिलाया। सिर्फ लकी तनेजा ने दीपिका को थोड़ा शर्माते हुए देखा, फिर बहुत ही धीमी आवाज में पूछा, दीदी नाश्ते में क्या है? दीपिका उसकी बात पर मुस्कुराए और बोली, बन और दलिया। क्या काम चल जाएगा? पता नहीं काम चलेगा या नहीं, लेकिन पहले 10 बन और 2 कटोरे दलिया ले आओ, लकी ने बड़े शान से हाथ लहराते हुए कहा। उसकी आंखों में उम्मीद भरी थी। कोई और रास्ता नहीं था। उसे तुषार ने बिस्तर से खींचकर उठाया था, इसलिए उसने अभी तक नाश्ता नहीं किया था और यहाँ तक के उबड़ खाबड़ रास्ते ने उसे बुरी तरह भूखा कर दिया था। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आज सुबह बस बात यह है कि मैंने नाश्ता नहीं किया था और जोर नहीं लगा सका, वरना उन कुछ गुंडों को तो लकी भाई ने कब का ढेर कर दिया होता, लकी ने पूरे जोश के साथ कहा। डिम्पल धिल्लन ने तुरंत गंभीरता से हाँ में हाँ मिलाई। मैं इसकी गवाह हूँ। अगर लकी ने नाश्ता किया होता तो वह अकेला ही विरोधियों का सफाया कर देता। मैं भी इसकी गवाह हूँ। अगर लकी ने नाश्ता किया होता तो वह सिर्फ एक उंगली से विरोधियों का सफाया कर सकता था, गुंजन सेठी ने हंसते हुए कहा। देवांश ने उनकी बातों पर सिर हिलाया। तुम लोगों की सोच बहुत छोटी है। अगर हमारे लकी भाई ने नाश्ता किया होता तो वह बस एक डकार मारते और सारे विरोधी सदमे से मर जाते। उसकी बात पर सब ठहाके लगाकर हंस पड़े। लकी भी जानता था कि सब उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए उसने बुरा नहीं माना। जब दीपिका नाश्ता बनाने के लिए वापस अपने कमरे में गई तो तुषार ने अचानक पूछा, देवांश तुमने इस बार जोरावर के साथ तो किसी तरह बात संभाल ली, लेकिन अगली बार क्या होगा? बोलने के बाद तुषार ने चिंतित चेहरे के साथ कहा, तुम्हें पता है, उसे अभी भी नहीं पता कि विक्रमजीत सिंह ने उस समय किसी को पहचानने में गलती की थी। अगर उसे पता चल गया और फिर तुमने उससे उसके खास आदमी विक्की मल्होत्रा को अपाहिज करवा दिया, जब वह मुसीबत खड़ी करने आएगा तो ये छोटा मोटा मामला नहीं रह जाएगा। अध्याय 478। जरूर मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश करने आए होंगे। तुषार को जिस बात की चिंता थी वही चिंता लकी और बाकी लोगों को भी खाए जा रही थी। वाकई इतने बड़े मामले के लिए जोरावर जांच पड़ताल न करे ये नामुमकिन है। और उसका चाचा विक्रमजीत सिंह का खास आदमी है, उसे बस अपने चाचा से पूछना है और उसे सब पता चल जाएगा, डिम्पल ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। गुंजन सेठी ने भी गहरी चिंता जताई। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। अगर जोरावर को पता चल गया कि तुमने उससे झूठ बोला था तो मेरा अंदाजा है कि उसका बदला विक्की मल्होत्रा से हजारों गुना ज्यादा खौफनाक होगा। लकी ने ये सुना, उसकी बाहें तन गईं, फिर उसने अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारा और जोर से बोला, साला, हम भाग जाएंगे। एकदम सही, मुंबई में मेरा अभी भी एक छोटा सा फ्लैट है। तुम आंटी और अंकल को अभी के लिए वहां रख सकते हो। एक बार ये तूफान गुजर जाए तो वापस आने में देर नहीं होगी, या वे वहीं रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता जोरावर मुंबई में गड़बड़ करने की हिम्मत करेगा। तुषार भी फिर बोला, कुछ समय के लिए बचना ही अच्छा है। फिर मैं अपने पापा से दोबारा मध्यस्थता करने को कहूंगा और यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वेदिका के अलावा वे चारों अपनी राय और विचार व्यक्त कर रहे थे। ये साफ था कि वे सचमुच देवांश की भलाई के बारे में सोच रहे थे।
सुनने के बाद देवांश को बहुत तसल्ली मिली और फिर वह मुस्कुराया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जोरावर अपनी मौजूदा स्थिति तक पहुंच पाया है, तुम्हें क्या लगता है वह इतना लापरवाह होगा? तुषार ने ये सुना और तुरंत माथे पर बल डालते हुए पूछा, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि उसने बहुत मुमकिन है कि विक्रमजीत सिंह से पुष्टि कर ली है? और क्या? तुषार ने ये सुना और तुरंत हंसते हुए सिर हिलाया, तुम अब भी बकवास कर रहे हो। तुम जो कह रहे हो उसके हिसाब से क्या तुम यह जताना चाह रहे हो कि विक्रमजीत सिंह जैसा बड़ा आदमी भी तुम्हें बचा रहा है? उसका ये भाई हर तरह से अच्छा था, सिवाय इसके कि कभी कभी उसे डींगे हाँकना पसंद था, खासकर रिकी सालियान वाली घटना के बारे में। उसने शुरू में सोचा था कि देवांश सच बोल रहा होगा, लेकिन नागपुर गांव के रास्ते में सबके साथ बात करने के बाद उन सब ने एक मत से फैसला किया कि यह नामुमकिन है। आज सुबह तड़के जब उसे शहर में लिव्या सालियान से रिकी सालियान की स्थिति के बारे में पता चला तो उसे तुरंत विश्वास हो गया कि देवांश सच बोल रहा था। उसने देवांश के लिए एक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण भी ढूंढ लिया। उसने सोचा कि देवांश उस समय इत्तेफाक से हाई स्पीड ट्रेन में था और इसलिए लिव्या सालियान ने रिकी सालियान की 8 उंगलियां तोड़ने के लिए उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। कैलाश होटल से घर लौटते समय उसके पिता दिग्विजय यादव ने भी इस स्पष्टीकरण को मंजूरी दी थी, इसलिए तुषार ने उस समय ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन रास्ते में जब तुषार ने लकी और बाकी लोगों से बात की तो उसे लगा कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। बेशक तुषार ने खास तौर पर यह बात नहीं उठाई, बल्कि दिग्विजय यादव के सेक्रेटरी बनने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और जो कोई भी शहर में थोड़ा बहुत स्थापित था उसे सुबह होने से पहले ही इसके बारे में पता चल गया था। इसलिए जैसे ही वे कार में बैठे, लकी जो पैसेंजर सीट पर था उसने उत्सुकता से इसके बारे में पूछा। अपनी लाचारी में तुषार ने फिर वह अपमानजनक अतीत सुनाया जिसे वह उन्हें बताने को तैयार नहीं था। जब लकी और बाकी लोगों ने सुना कि तुषार ने बाहर कितना अन्याय सहा है तो वे सब क्रोधित हो गए। उनकी इच्छा थी कि वे अभी जाकर रिकी सालियान को जान से मार दें। खासकर वेदिका, उसकी आंखों में दर्द लगभग छलक रहा था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि रिकी सालियान पहले ही मारा जा चुका है तो उन सब ने गुप्त रूप से सिर हिलाया, ये कहते हुए कि वह इसी लायक था। यही वह समय था जब तुषार ने संयोगवश देवांश का मामला उठाया, ये कहते हुए कि देवांश भी उस समय हाई स्पीड ट्रेन में था और उसने ही रिकी सालियान की उंगलियां तोड़ी थीं। जैसे ही ये शब्द निकले, वेदिका को छोड़कर लकी और बाकी दोनों ने इस पर विश्वास नहीं किया। डिम्पल के शब्दों में, ये छोड़ो कि देवांश लिव्या सालियान के हाथ की बंदूक कैसे बनेगा, बस खुद देवांश को देखो, इतना सौम्य युवक, भले ही हाई स्कूल में ईंटें ढोने से उसमें ज्यादा ताकत आ गई हो, वह किसी की उंगलियां तोड़ने जैसा काम बिल्कुल नहीं करेगा। ये सुनकर तुषार को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने कहा कि वह देवांश की डींगों से प्रभावित हो गया था। उसके अपने शब्दों में, उस लड़के ने जरूर देखा होगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए उसने मुझे बेहतर महसूस कराने के लिए जानबूझकर ऐसा कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, उन्हें तुरंत सबकी सर्वसम्मत सहमति मिल गई। हालांकि वेदिका ने भी सिर हिलाया, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से अपने दिल में असहमत थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। और विश्लेषण के बाद वे एकमत से इस बात पर पहुंचे कि देवांश केवल संयोग से उस डिब्बे में था और उसने वह मंजर देखा जहां रिकी सालियान की उंगलियां तोड़ी गई थीं। शुरू से अंत तक देवांश केवल एक तमाशबीन था। यही कारण था कि तुषार कहेगा कि देवांश फिर से डींगे हाँक रहा है। देवांश ये सुनकर बस लापरवाही से अपने कंधे उचकाकर बोला, क्या इसमें कुछ गलत है? विक्रमजीत सिंह सचमुच मुझे बचा रहा है, वह बस मेरी पहचान छिपाने और बाहरी लोगों को न बताने की पूरी कोशिश कर रहा है। तुम बस डींगे हाँकते रहो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर यकीन करता हूँ? तुषार ने हंसते हुए कहा। अगर यह पहले होता, जब देवांश के साथ ऐसी कोई बात होती, तो शायद वह हंस नहीं पाता। लेकिन अब बात अलग थी। उसके पिता का सेक्रेटरी बनना लगभग तय था। जोरावर कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, एक काउंटी पार्टी सेक्रेटरी के संरक्षण वाले व्यक्ति का सामना करते समय उसे अपनी औकात तौलनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, ये करजत था जो मुंबई के अधिकार क्षेत्र में आता था, ठाणे के अधिकार क्षेत्र वाला यवतमाल नहीं, और उसे अपनी मनमानी नहीं करने दी जाएगी। लकी ने देखा कि तुषार अभी भी हंस सकता है और तुरंत देवांश के कंधे को थपथपाते हुए बोला, चलो ठीक है। तुषार की ये कमीनी मुस्कान देखकर मैं समझ गया कि मामला निपट गया है। तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवांश ने यह सुना और कड़वाहट से मुस्कुराया, मुझे तो शुरू से ही कोई चिंता नहीं थी, तुम लोग ही फालतू में परेशान हो रहे थे, समझे? देवांश की कड़वी मुस्कान और चुप्पी देखकर लकी को लगा कि देवांश उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, इसलिए उसने गर्व से देवांश से कहा, तुम्हें अभी भी नहीं पता है न? इस लड़के की न जाने कौन सी लॉटरी लग गई, लेकिन आज सुबह तड़के इसे आधिकारिक तौर पर करजत का क्राउन प्रिंस प्रमोट कर दिया गया है न जलने वाली बात। ये सुनकर देवांश की आंखें चमक उठीं। उसने मूल रूप से नए साल के 8वें दिन, जब काम आधिकारिक तौर पर शुरू होगा, अपने पिता के पद के लिए किसी को खोजने की योजना बनाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रमोशन आज सुबह ही हो जाएगा। मुबारक हो, मुबारक हो।
इतनी बड़ी खुशखबरी, शगुन नहीं बांटोगे क्या? देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तुषार के लिए सचमुच खुश था। जब वह उस समय शहर के लिए निकला था, भले ही वह अपना नाम बनाने के लिए था, लेकिन अंततः क्या यह अपने पिता को एक और कदम आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए नहीं था? आखिरकार दिग्विजय यादव, देवांश उनसे मिला था। एक ऐसे अधिकारी थे जो ईमानदार और बेदाग थे, न किसी का पक्ष लेते थे और न ही रिश्वत देते थे। ऐसा अधिकारी आम लोगों के लिए अच्छा था, लेकिन खुद के लिए ये शिकायतें लाना तय था। चूंकि पिता नहीं भागेंगे तो स्वाभाविक रूप से बेटा ही भाग सकता है। नतीजतन जब वह शहर पहुंचा तो चीजें काम नहीं आई और उसे रिकी सालियान द्वारा कुछ थप्पड़ भी मारे गए। तुषार परेशान कैसे नहीं होता? अब नए साल की शुरुआत में अपनी इच्छाओं के सच होने की ऐसी अच्छी खबर पाकर देवांश तुषार के लिए खुश कैसे नहीं होता? हाँ यार साला, ये तो डबल खुशी है। अगर तुम खुद शगुन नहीं देते तो क्या तुम इंसान भी हो? लकी ने उसे उकसाया। दूंगा दूंगा दूंगा, मैं अभी भेजता हूँ, तुषार ने हंसते हुए कहा। अपना फोन निकाला और पिन किए गए YYDS ग्रुप को खोला। वहां शगुन भेजने की तैयारी करने लगा। ऐसे पलों में हर कोई अविश्वसनीय रूप से तनाव में था। कोई नहीं बोला, किसी का ध्यान नहीं भटका, सब अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहे थे, उंगलियां हवा में थीं, टैप करने के लिए तैयार। उस पल में पूरा आंगन शांत हो गया। दीपिका इत्तेफाक से अपने कमरे से दलिए का बर्तन और कुछ कटोरे और चॉपस्टिक्स लेकर बाहर निकली। ये नज़ारा देखकर वह पहले रुकी, फिर तुरंत समझ गई कि क्या हो रहा है। इसलिए वह बस मुस्कुराई, हल्के कदमों से चलकर गई, दलिया और बर्तन और चॉपस्टिक्स उस छोटी डाइनिंग टेबल पर रख दिए जो पहले से लगाई गई थी, और फिर वापस घर में चली गई, किसी को भी परेशान किए बिना। ये आया, लकी चिल्लाया, अपने फोन को बेहद तेजी से टैप करते हुए। उस पर नंबर देखने के बाद उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। अरे यार, 0.07। हा, मुझे 18.8 मिले, मुझे 36.9 मिले, मेरी किस्मत औसत है, बस 148 रुपये। लकी ने ये सुना, दौड़कर गया, देवांश का फोन छीना, ध्यान से देखा और फिर शायद यकीन न होने पर उसने अपने फोन पर लिफाफा बंद किया। फिर ये देखने के लिए दोबारा गया कि किसे क्या मिला। उसे देखने तक पता नहीं था, और एक बार जब उसने देखा तो उसे तुरंत लगा कि जिंदगी बेमानी है। मौजूद लोगों में वेदिका ने सबसे ज्यादा हड़पा, पूरे 307.2 रुपये। जो 3 मौजूद नहीं थे उनमें सायरा सालियान ने सबसे ज्यादा हड़पा, एक चौंका देने वाले 462.84 रुपये। धत्तेरे की, ये कैसी बदनसीबी है। लकी ने अपने दाहिने हाथ को देखा, उसका चेहरा दुख और आक्रोश से भरा था। लकी भाई, मैंने रोजाना तेरा कितना ख्याल रखा और तू मुझे ऐसे बदला देगा? 0.07, ये हाथ मेरे किस काम का? जैसे ही लकी बोला, वह अपना हाथ पास की एक लंबी बेंच पर दे मारने वाला था, लेकिन तुषार ने उसे हंसते हुए रोक दिया। तोड़ने की जल्दी मत कर, तेरी ड्रीम गर्ल ग्रुप में बोली है, उसके मैसेज का जवाब देने के बाद तोड़ने में देर नहीं होगी। लकी ने ये सुना तो तुरंत अपना गोल मटोल हाथ वापस खींच लिया, चैट हिस्ट्री को ध्यान से स्क्रॉल किया और फिर थैंक यू बॉस, 50 बेटे हों इमोजी के ढेर के बीच उसे सायरा सालियान का मैसेज मिला। उम्मीद नहीं थी कि बस सुबह करवट बदलते ही इतना बड़ा शगुन हाथ लगेगा। क्या तुषार भाई के पास फिर कोई खुशखबरी है? लकी ने पढ़ना खत्म किया, फिर जल्दी से मैसेज को कोड किया और रिप्लाई किया, इस लड़के की पता नहीं हाल ही में कौन सी लॉटरी लगी है। पहले प्यार में बम्पर फसल और अब ये करजत का क्राउन प्रिंस बन गया है। क्या ये परेशान करने वाला नहीं है? सायरा सालियान ने जल्दी से मैसेज भेजा, तुषार प्लीज मेरी तरफ से अंकल को उनके प्रमोशन की बधाई देना। लगता है वेदिका अपने पति के लिए सौभाग्य लाने वाली है। क्या तुम हम सबको जलाने की कोशिश कर रहे हो? क्या एक लिफाफा समस्या हल कर सकता है? जब वेदिका ने यह मैसेज देखा तो उसका आमतौर पर बेरुखा चेहरा तुरंत लाल हो गया। दूसरी तरफ तुषार खुशी से हंसा और फिर एक और शगुन भेज दिया। इस बार लकी की किस्मत अच्छी थी, उसने 127.1 का शगुन पकड़ा। खुश होकर उसने अपने दाहिने हाथ की तारीफ की कि वह इतना काबिल है, जबकि वह उसका इस्तेमाल खुद को दलिया परोसने के लिए कर रहा था। सायरा सालियान ने फिर ग्रुप में कहा, मैं वापस सोने जा रही हूँ, अब और शगुन मत भेजना, ओके? अगर भेजना ही है तो प्लीज पहले मुझे ऐड करना, थैंक यू। ये देखकर डिम्पल और बाकी महिलाएं जो मूल रूप से उससे ग्लेज्ड प्योर वाटर के बारे में पूछना चाहती थी, उनके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस बीच देवांश मुस्कुराया और तुषार से पूछा, सुबह सुबह प्रमोशन कैसे हुआ? मुझे तफसील से बताओ। जैसे ही यह विषय आया, लकी उत्साहित हो गया, तुषार से भी ज्यादा, इसलिए उसने तुरंत बातचीत पर कब्जा कर लिया और मिर्च मसाला लगाकर वह सब सुनाया जो उसने तुषार से सुना था। चूंकि लकी का अंदाज बहुत ज्यादा फिल्मी था और उसने बहुत ज्यादा बातें बढ़ा चढ़ा कर बताई थीं, तुषार को उसे बीच बीच में सुधारना पड़ा, वरना कौन जाने लकी ने इसे क्या का क्या बना दिया होता। उनका वृतांत सुनने के बाद देवांश को आखिरकार एक सामान्य समझ आ गई, इसलिए उसने
सिर हिलाया और खुद से कहा, शहर के सालियान परिवार ने इस बार अच्छा किया, लिव्या सालियान भी काफ़ी समझदार है। भाई, क्या तुम प्लीज़ उस लहजे में बात नहीं कर सकते? तुम ऐसा जता रहे हो जैसे शहर का सालियान परिवार तुम्हारी नज़रों में बस कोई छोटा मोटा कीड़ा हो, लकी ने कड़वाहट से विनती की। देवांश बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। फिर तुषार बोला, लेकिन मैं थोड़ा हैरान हूँ, शहर का देशमुख परिवार और शहर का सालियान परिवार हमसे हज़ारों मील दूर हैं। उनके दोनों मुखिया इतनी दूर एक साथ क्यों आएंगे? देवांश ने अपनी नाक रगड़ी और कुछ अजीब तरह से कहा, वे शायद मुझे हैप्पी न्यू ईयर विश करने आ रहे होंगे। अध्याय 479, मेरी नन्ही देवी, कृपया अपनी दिव्य शक्ति रोक दो। पुफ, मोटा लकी, जो दलिया पी रहा था, देवांश की बात सुनकर उसके मुंह से दलिया बाहर निकल गया। गनीमत थी कि वह छोटी डाइनिंग टेबल की तरफ नहीं था, वरना आज किसी को नाश्ते के लिए दलिया नहीं मिलता। वहां मौजूद किसी ने भी लकी को उसकी इस हरकत के लिए नहीं कोस, बल्कि वे सब नाराजगी भरे भावों से देवांश को घूरने लगे। मैं कहता हूँ भाई, अगर तुम डींगे नहीं हाँकोगे तो क्या मर जाओगे? कई बार खांसने के बाद लकी ने चिढ़कर देवांश से पूछा। तुषार ने आह भरते हुए सिर हिलाया, मैंने शुरू में सोचा था कि तुम्हारा ये कहना कि तुमने रिकी सालियान को सबक सिखाने में मेरी मदद की तुम्हारे डींगे हाँकने का पीक था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। अफसोस, मैं अभी भी बहुत बच्चा था। डिम्पल ने भी देवांश को नाराजगी से देखा, जानबूझकर ताना मारते हुए कहा, मैं कहती हूँ ठाकुर साहब, क्या तुम्हारी डींगे हाथ से थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? देशमुख और सालियान परिवार तुम्हें नए साल की बधाई देने आए, तुम बस ये क्यों नहीं कह देते कि दोनों मुखियाओं का इंतजाम तुमने ही किया था? ये सुनकर देवांश सन रह गया, फिर पलटवार किया, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? गुंजन ने तुरंत अपना माथा पकड़ते हुए आह भरी, खत्म, इस लड़के को डींगे हाँकने की लत लग गई है, ये पूरी तरह लाइलाज है। डिम्पल हालांकि जम गई, लेकिन बोली नहीं। इसके बजाय उसने अपना सिर नीचे किया और जमीन पर कुछ खोजने लगी। डिम्पल, क्या ढूंढ रही हो? वेदिका को लगा कि अगर वह कुछ नहीं बोलेगी तो वह अलग थलग लगेगी, लेकिन वह देवांश से सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपना निशाना बदला और डिम्पल से पूछा, ईंट ढूंढ रही हूँ। डिम्पल ने दांत पीसते हुए कहा। फिर इससे पहले कि वेदिका पूछ पाती कि वह ईंट किस लिए ढूंढ रही है, उसने पहले ही जवाब दे दिया, उस कमीने का सिर फोड़ने के लिए। वेदिका की पलकें झपकी, उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। आखिरकार, तुम डिम्पल उसे ईंट से मारने की हिम्मत कर सकती हो, लेकिन मैं वेदिका ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। वह मार्शल आर्ट और साधना दोनों में एक दोहरा महागुरु है। अगर तुम मुझे 10 लाख जिगर भी दे दो तो भी मैं उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करूंगी। नहीं, हमला करना तो दूर, मैं उस पर हमला करने का विचार भी मन में लाने की हिम्मत नहीं करूंगी। सबकी शिकायतों का सामना करते हुए देवांश बस मुस्कुराते हुए सुनता और देखता रहा। उसका सफाई देने का कोई इरादा नहीं था। उसे लगा कि उसका मौजूदा जीवन पहले से ही पूर्णता पर है और आनंदमय है। जहां तक ईशा देशमुख और लव्या सालियान की बात थी, हालांकि वह एक फ़ोन कॉल से उन्हें तुरंत वापस भेज सकता था, लेकिन उन्हें आने दो। वैसे भी ये सिर्फ वे दोनों थे और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। जब उसके परिवार के लोग पूछेंगे तो वह बस कह देगा कि जिन दवाइयों का वह प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने उनके परिवार के सदस्यों की जान बचाई, जिससे उसके परिवार को कोई शक नहीं होगा। लकी आखिरकार अपनी खांसी से उबर गया। उसने दलिये का एक बड़ा घूंट भरा और फिर देवांश से पूछा, भाई, मैं सचमुच तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह डींगे हाँकने के लिए कितनी बड़ी कल्पना की ज़रूरत होती है? ये सुनकर देवांश ने बहुत गंभीरता से सोचा, फिर ईमानदारी से जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस प्रैक्टिस। लकी ने तुरंत देवांश को थम्स अप दिया, उसकी ईमानदारी से तारीफ करते हुए, जबरदस्त। बेशर्म होते हुए भी इतना नेक होने के लिए मैं कायल हो गया। आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। देवांश ने जवाब में हाथ जोड़े, लेकिन जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठी और फिर उसने पूछा, क्या तुम इस बार शगुन लाए हो? नहीं। देवांश, तुम्हारा क्या मतलब है? लकी भाई यहाँ तुम्हें नए साल की बधाई देने आए हैं और यही काफ़ी है कि मैंने तुमसे शगुन नहीं मांगा और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए शगुन तैयार करूं। लकी नाराज था। बेईमान व्यापारी भी तुम्हारी तरह इतना शोषण नहीं करते। लकी भाई कुछ नहीं लाए, जो करना है कर लो। तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? ये सुनकर देवांश मुस्कुराया, फिर अपने पीछे वाले कमरे की ओर इशारा किया और कंधे उचकाए। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकती है। देवांश की उंगली का पीछा करते हुए सबने पीछे मुड़कर देखा। लकी ने पहले एक बार देखा, कुछ नहीं दिखा और फिर ऐलान किया, अगर लकी भाई नहीं लाए तो नहीं लाए। आज यमराज भी आ जाए तो भी कुछ नहीं बदलेगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, सबने देखा कि मुख्य हॉल के एक तरफ का दरवाजा खुला और फिर एक छोटी बच्ची बिल्कुल एक नन्ही परी की तरह दरवाजे के पीछे से भागती हुई बाहर आई। जैसे ही वह उनकी ओर दौड़ी, वह अपनी साफ आवाज में चिल्लाई, अंकल, आंटी, हैप्पी न्यू ईयर। पीहू की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर।
आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और सब कुछ अच्छा हो। अंत में आपकी तरक्की के लिए बधाई। लाओ शगुन निकालो। पीहू की नन्ही सी आकृति को दौड़ते हुए देखकर तुषार और उसका 5 लोगों का ग्रुप पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उनके हैरान चेहरे उस समय से भी ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण थे जब उन्होंने जोरावर को देवांश से माफी मांगते देखा था। यहाँ तक कि वेदिका भी इस पल पूरी तरह सदमे में थी। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि देवांश को उसकी पिछली शराब और जुए की लत की वजह से उसकी पत्नी और बेटी ने छोड़ दिया था? इस बार नए साल के लिए देवांश का अकेले मुंबई से लौटना इसका सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन क्यों? क्या ये तुम्हारी बेटी पीहू है? तुषार की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि उसे कैंसर है और वह 3 साल से ज्यादा नहीं जिएगी? अब वह एक सामान्य बच्चे से भी ज्यादा ऊर्जावान क्यों लग रही है? क्या देवांश ने अतीत में पैसे ठगने के लिए जानबूझकर नकली रिपोर्ट बनवाई थी? तुषार ने सिर हिलाया, इस परिकल्पना को सीधे खारिज कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि उस समय पीहू की मरणासन बीमार उपस्थिति नकली नहीं हो सकती थी। तो फिर वह कैसे? लकी तनेजा ने इतना नहीं सोचा। पीहू को शगुन निकालो कहते हुए सुनने के बाद वह अपनी जेबें टटोलने लगा। शायद शगुन के लिफाफे ढूंढ रहा था, इधर उधर खोजने और अपने पास कोई लिफाफा न मिलने के बाद उसने सबकी हैरान नजरों को नजरअंदाज किया और सीधे आंगन के बाहर खड़ी मर्सिडीज बेंज की ओर दौड़ा। तुषार, दरवाजा खोल, गाड़ी में लिफाफे हैं। वह जो अभी कह रहा था कि यमराज भी आ जाए तो भी उससे शगुन नहीं ले पाएगा, अब उन्हें खोजने के लिए किसी और से ज्यादा उत्सुक था। जल्द ही लकी शगुन के लिफाफों का एक बंडल लेकर आया। इस समय पीहू ने अभी अभी तुषार को नए साल की बधाई दी थी और उसे उम्मीद से देख रही थी। 1 मिनट रुको, ठीक है, शगुन अभी आ जाएगा, तुषार ने पीहू से धीरे से कहा, फिर मुड़ा और लकी पर चिल्लाया, मोटे तेज भाग। इतना धीरे? क्या अभी वो दलिया फालतू में पिया था? लकी को कुछ समझ नहीं आया। मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? बड़बड़ाने के बावजूद लकी ने अपनी गति तेज की और पलक झपकते ही तुषार को एक लिफाफा थमा दिया। तुषार ने लिफाफा लिया, फिर पीहू के सामने अपने बैग से नोटों की गड्डी निकाली और बिना गिने सीधे लिफाफे में ठूंस दी। पीहू कितनी अच्छी है, ये लो शगुन ले लो। तुषार ने लिफाफा पीहू को दिया और दुलार से उसका छोटा सा सिर सहलाया। थैंक यू तुषार अंकल, भगवान करे आपके 50 बेटे हों। पीहू ने ऊपर देखा, बेहद खुशी से कहा। यह सुनकर तुषार सन रह गया। उसे ऐसा झटका लगा जैसे उसका शरीर खाली हो गया हो। उसने पहले वेदिका को देखा, जिसने उसे देखते हुए तुरंत लाल चेहरे के साथ अपना सिर नीचे कर लिया। शायद सोच रही थी, मेरे लिए 50 बेटे, एक सूअर भी इतने बच्चे पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा, है न? तुषार ने अपनी नजर हटाई, देवांश को देखा और आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ पूछा, क्या तुमने उसे यह सिखाया? शायद उसने खुद ही इमोजी से सीख लिया होगा। देवांश भी इस बात पर हंसे या रोए, समझ नहीं पा रहा था। पीहू ने तुषार को धन्यवाद देने के बाद वह एक तरफ हट गई और फिर पहले की तरह वेदिका के सामने धम्म से घुटनों के बल बैठ गई, जिससे वेदिका डर गई और जल्दी से उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। देवांश ने पास से परिचय दिया, ये तुम्हारी वेदिका आंटी हैं। ये सुनकर पीहू ने तुरंत मीठे स्वर में कहा, वेदिका आंटी, आप कितनी सुंदर हैं। मुझे तो पता भी नहीं कि आपको क्या विश करूं। वेदिका का चेहरा स्वाभाविक रूप से बेरुखा था, साथ ही उसका असाधारण व्यक्तित्व, लेकिन पीहू की बातें सुनने के बाद वह भी खुलकर मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाए। खुशी से पीहू का चेहरा हाथों में लेकर मलने लगी, साफ तौर पर बहुत खुश थी। थैंक यू कहने के बाद वेदिका ने नया तैयार किया हुआ शगुन पीहू को दिया। पीहू ने लिफाफा लिया और बहुत कुशलता से कहा, थैंक यू वेदिका आंटी, भगवान करे आंटी के 50 बेटे हों। वेदिका, तुषार, पीहू इसी तरह नए साल की बधाई देती रही और हर बार जब उसे शगुन मिलता तो वह देने वाले को 50 बेटे होने की दुआ देती। अगर पीहू को पता होता कि देश में अभी केवल 3 बच्चे पैदा करने को ही बढ़ावा दिया जा रहा है तो वह शायद तिरस्कारपूर्वक ताना मारती, छोटी सोच। मुझे देखो, मैं सीधे उन्हें 50 करने को कहती हूँ। पीहू ने आखिरकार लकी तनेजा को नए साल की बधाई दी। अपनी बधाई पूरी करने और शगुन लेने के बाद उसने उसे धन्यवाद दिया। थैंक यू लकी अंकल, भगवान करे अंकल के 500 बेटे हों। लकी का चेहरा काला पड़ गया। क्यों? मेरे मामले में ये 500 कैसे हो गया? बाकी सब भी पीहू को जिज्ञासा से देख रहे थे, उसका जवाब सुनना चाहते थे। पीहू ने अपना छोटा सा सिर टेढ़ा किया, फिर शगुन को अपनी बाहों में भींच लिया, एक हाथ खाली किया, लकी के पेट को थपथपाया और मासूम चेहरे के साथ ऊपर देखते हुए पूछा, क्या 400 से ज्यादा तो यहाँ पहले से नहीं है? हा। तुषार और बाकी लोग तुरंत ठहाके लगाकर हंस पड़े, लोटपोट हो गए। लकी हालांकि कड़वाहट से देख रहा था, इसलिए उसने पीहू से बात की, क्या मैं शगुन वापस ले सकता हूँ? पीहू ने शगुन को कसकर पकड़ लिया, उलझन भरे चेहरे से पूछा, क्यों? क्या आपको लगता है कि 500 काफी नहीं है? तो मैं आपको 5000 की दुआ देती हूँ। बस काफी है। मेरी नन्ही देवी, कृपया जल्दी से अपनी दिव्य शक्ति वापस ले लो।
लकी ने घबराकर हाथ हिलाए। ये नज़ारा देखकर हर कोई एक बार फिर हंसते हंसते बेहाल हो गया। और तभी सिया पूरी तरह तैयार होकर चुपचाप कमरे से बाहर निकली। अध्याय 480। देवांश भाई, क्या हम फेंकना बंद कर सकते हैं? जैसे ही सिया सामने आई, पहले से खुशमिजाज आंगन अचानक शांत हो गया। इसलिए नहीं कि उन्हें अजीब लगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उस पल सिया किसी धुंधली पेंटिंग से बाहर निकलती हुई एक अप्सरा जैसी लग रही थी, जिससे एक ऐसा कुलीन और भव्य आभास हो रहा था कि लोग अनजाने में ही उसकी पूजा करने को झुक जाना चाहते थे। खासकर वेदिका और बाकी 3 महिलाएं। सिया को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उन्हें बेवजह ही हीनता का एहसास हुआ। वेदिका ने तो यहाँ तक सोचा, मैं सोचा करती थी कि किस तरह की औरत उसका दिल जीत सकती है। आज उसे देखकर मुझे पता चला कि असली बेमिसाल खूबसूरती क्या होती है। उनमें से तुषार सबसे ज्यादा हैरान था, क्योंकि 1 साल से भी ज्यादा पहले वह मुंबई में पीहू से मिलने गया था और उसने तब सिया को देखा था। लेकिन उस समय हालांकि सिया की खूबसूरती कमाल की थी, उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसने तुषार को खास प्रभावित नहीं किया था। यहाँ तक कि तुषार मन ही मन ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, क्या जो सिया मैंने पहले देखी थी और जो अब देख रहा हूँ वो वाकई एक ही इंसान है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग बहुत भूखे होंगे, है ना? माफ करना, पता नहीं क्यों लेकिन आज सुबह मेरी आंख ही नहीं खुली। सिया चलकर आए, उसने सबका विनम्रता से अभिवादन किया और फिर बोली, प्लीज थोड़ी देर और बैठिए, मैं किचन में मदद करती हूँ, नाश्ता बस तैयार ही होगा। ये कहकर वह पीहू को किचन में ले गई। पीहू ने जल्दी उठने की वजह से अभी तक ब्रश नहीं किया था, इसलिए उसे अंदर ले जाकर उसके ब्रश करने की निगरानी करनी थी। जब तक सिया और पीहू की आकृतियां सबकी नजरों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गईं, आंगन फिर से जीवंत नहीं हुआ। लकी सबसे पहले बोला, उसने हाथ बढ़ाया और सीधे देवांश की गर्दन पकड़ ली। कमीने, तू इतनी खूबसूरत बीवी पाने के लायक कैसे है? खासकर जब तू कुछ साल पहले इतना बड़ा बदमाश था, उसने तुझे छोड़ने का कभी नहीं सोचा। वह तेरे साथ रही, फिर भी तुमने उस पर हाथ उठाया। देवांश, तू सचमुच मरने लायक है। लकी निश्चित रूप से सचमुच उसका गला नहीं घोंट रहा था, वह बस नाटक कर रहा था। उसकी बातों से साफ था कि उसने सिया को बहुत पसंद किया था। सिर्फ वही नहीं, बाकी लोगों ने भी लकी की बात सुनने के बाद सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। देवांश, मुझे नहीं पता कि उन 2 सालों में क्या हुआ, लेकिन एक बात साफ है, सिया ने इस घर को संभाला और तुम्हें उस पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुषार ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। देवांश ने सिर हिलाया, तुषार के सबक को अपनी स्वीकृति और स्वीकार्यता का संकेत देते हुए। डिम्पल भी इस बात पर बोली, भले ही बात पुरानी हो गई है, मैं फिर भी तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, सिया के हालात का मतलब है कि उसे दूसरी शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें उसे दोबारा निराश बिल्कुल नहीं करना है, समझे? देवांश अभी भी सिर हिलाता रहा। गुंजन बोली, भले ही तुम मेरे क्लासमेट हो, मैं फिर भी तुम्हारा किसी को मारना स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए भविष्य में चाहे तुम्हें कितना भी गुस्सा आए, सोचो कि वह तुम्हारे लिए कितनी अच्छी है। ऐसा न हो कि तुम उसे हमेशा के लिए खो दो, वरना तुम पछताओगे और कहीं जाने की जगह नहीं बचेगी। देवांश लगातार सिर हिलाता रहा। उस समय क्या उसके पास पछताने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने छत से कूदकर जान दे दी थी। और फिर अमरलोक में उसने पूरे 1 लाख साल तक पछतावा किया। उसने अपनी अमर सम्राट साधना छोड़ दी, जो अमृतत्व प्रदान करती थी, और वापस आने के लिए जबरदस्ती समय को पलटा। क्या यह अपने पिछले पछतावे की भरपाई करने और उस अतीत की आत्मग्लानि को दफनाने के लिए नहीं था? चूंकि ऐसा था, वह सिया और उसकी बेटी को अपनी हथेली पर रखना चाहता था, तो वह उन्हें दोबारा चोट पहुंचाना कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वेदिका एक दर्शक के रूप में चुपचाप अपने सामने हो रही हर चीज देख रही थी। तुषार और देवांश के बीच की दोस्ती से बेहद ईर्ष्या कर रही थी। जब देवांश पहली बार अकेले लौटा था, तुषार और बाकी लोग देवांश के जख्मों को फिर से कुरेने से डर रहे थे, इसलिए उन्होंने कभी इस मामले का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब जब वे जानते थे कि देवांश को छोड़ा नहीं गया है, तो उन्होंने देवांश को भाषण देने में संकोच नहीं किया। उम्मीद थी कि वह दोबारा बेवकूफ़ी नहीं करेगा और इतनी अच्छी पत्नी को नहीं खोएगा। ऐसे सच्चे दोस्त जो आंख मूंद कर साथ नहीं देते बल्कि सही समय पर आलोचना करते हैं, जीवन की राह पर सबसे दुर्लभ अस्तित्व हैं। बदकिस्मती से वेदिका को अपने सफर में कभी ऐसे दोस्त नहीं मिले, लेकिन वह बहुत लकी भी थी। अब जब उसके पास तुषार था, तो ये लकी और उनके सच्चे दोस्तों के ग्रुप के होने जैसा ही था। इसके अलावा उस व्यक्ति दोहरे महागुरु के आशीर्वाद से इस दुनिया में कोई भी उससे ज्यादा लकी नहीं था। मैंने अतीत में गलतियां की हैं, हालांकि मैं अभी भी उनके कारणों की तलाश कर रहा हूं, लेकिन गलती तो गलती है। पर मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं फिर कभी वो नीच हरकतें नहीं करूंगा। अगर मैं करूं तो तुम लकी को मेरे ऊपर बैठने दे सकते हो और मुझे कुचलकर मार सकते हो। देवांश ने वादा किया। उसकी बातों पर सबने सिर हिलाया। ये देखकर खुश थे कि देवांश पूरी तरह बदल गया है। सिर्फ लकी मुंह फुलाए बैठा था। तेरा क्या मतलब है?
क्या तू ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं भारी और मोटा हूँ? अपनी सूअर जैसी आंखें खोल और ठीक से देख, क्या मैं मोटा हूँ? मैं तगड़ा हूँ। क्या तुझे तगड़े का मतलब पता है? समझ गया, 400 से ज्यादा बेटे है न? देवांश ने सिर हिलाया। साला, लकी आज कत्लेआम मचाने वाला है। तुम सब रास्ते से हट जाओ ताकि तुम्हारे ऊपर खून के छींटे ना पड़ें। लकी ने कहा, अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए एक्शन के लिए तैयार। लेकिन तभी दीपिका और सिया भाप निकलते हुए बन लेकर बाहर निकलीं। कांता ठाकुर जानती थी कि दीपिका आज जा रही है, इसलिए उन्होंने कल रात ही आटा तैयार कर लिया था और बन लपेट दिए थे। आज सुबह जल्दी उठकर उन्हें स्टीम करने की योजना बनाई थी ताकि दीपिका उन्हें अपने सफर पर ले जा सके। यही वजह थी कि दीपिका इतनी जल्दी बन स्टीम कर पाई, जिससे किसी को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेज पर बन देखकर लकी, जो पहले कत्लेआम मचाने की तैयारी कर रहा था, उसने वाकई अपनी बात रखी, सिवाय इसके कि निशाना देवांश से बदलकर पतली चमड़ी, मोटे गूदे वाले तैलीय बन हो गए। लकी को दलिये के साथ बन ठूंसते देख तुषार उसे चिढ़ाए बिना नहीं रह सका। क्या तू हमें खून के छींटे मारने से डर रहा है? तू साफ तौर पर हमें तेल के छींटे मारने से डर रहा है। उसकी बात पर सबने जोरदार ठहाका लगाया। लकी ने स्पष्ट रूप से बुदबुदाया, तुम्हें क्या पता, कत्लेआम मचाने की ताकत पेट भरने के बाद ही आती है। औजार पैना करने से लकड़ी काटने में देर नहीं होती। अगर किसी कारीगर को अपना काम अच्छे से करना है तो उसे पहले अपने औजार तेज करने होंगे। सैनिक और घोड़े पहले चलते हैं, फिर रसद। क्या तुम्हें नहीं पता, अगर तुमने खाने में की गई अपनी मेहनत पढ़ाई में लगाई होती तो तुम अब तक कम से कम पोस्ट डॉक्टरल फेलो होते। डिम्पल ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने इसे साधना करने में लगाया होता तो तुम शायद कम से कम मार्शल ग्रेट मास्टर होते। गुंजन ने भी हंसते हुए जोड़ा। उन दोनों के बोलने के बाद उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर ताली बजाई और अपना मुंह ढककर खिलखिलाकर हंस पड़ी। हर किसी का अपना हुनर होता है। पढ़ाई के मामले में तुषार अच्छा है, लेकिन मैं पूरी तरह अनाड़ी हूँ। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, सब बेकार है। लेकिन मार्शल आर्ट के मामले में मुझ में कुछ टैलेंट है। बस बात यह है कि मुझे एक अच्छे गुरु और साधना तकनीक की कमी खली है। वरना इतने सालों की मेरी कड़ी मेहनत के साथ भले ही मैं महागुरु न होता, मैं कम से कम आंतर शक्ति की महासिद्धि तक तो पहुंच ही गया होता। लकी का चेहरा उतर गया। उसने सिर हिलाया और भावना के साथ आह भरी। तुम पहले से ही बहुत प्रभावशाली हो। गुंजन ने उसे जल्दी से तसल्ली दी। उसे लगा कि उसने पहले गलत बात कह दी थी, लेकिन लकी ने कड़वाहट भरी आवाज में सिर हिलाया, यह अभी भी काफी नहीं है। वरना मुझे पहले उन गुंडों द्वारा नीचे नहीं दबाया जाता, नहीं तुषार को चाकू से धमकाया जाता, और मुझे देवांश के परिवार की जान जोरावर पर दांव पर नहीं लगानी पड़ती, जो शायद आता या ना आता। ये सुनकर सब खामोश हो गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि लकी इस मामले के लिए खुद को दोषी मान रहा था। लकी, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, तुषार भी उसे तसल्ली देने के लिए बोला। लकी उसकी बातों पर कड़वाहट से हंसा। हम सब में मेरा दिमाग तुम्हारे और देवांश जैसा तेज नहीं है, इसलिए मैंने सोचा अगर मेरे पास बहुत ताकत होती तो तुम लोग अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते थे और मैं अपने हाथ। इस तरह हम जहां भी जाते हमें चिंता करने की जरूरत नहीं होती। उसकी बातों पर डिम्पल और बाकी लोगों की पुतलियां फैल गईं। तो इसलिए तुम पागलों की तरह साधना की प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन पागलों की तरह कोशिश करना बेकार है। दुनिया ठगों से भरी है। अगर तुम उनके शकल में नहीं घुसते तो कोई तुम्हें आंतर शक्ति की साधना का तरीका नहीं सिखाएगा। लकी भाई, मुझे डर है कि मैं इस जन्म में बस दिखावटी मार्शल आर्ट ही जान पाऊंगा। लकी ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, बिल्कुल उस इंसान की तरह जो किस्मत से हार मान चुका है लेकिन उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक तूफानी रात में घर लौट रहा है। मैं एक साधना तकनीक जानता हूँ। अगर तुम उसका चरम स्तर तक अभ्यास करो तो महागुरु बनना मुश्किल नहीं है। बस बात यह है कि साधना की प्रक्रिया बेहद कठिन है और मुझे नहीं पता कि तुम वह कठिनाई सह पाओगे या नहीं, देवांश ने शांति से कहा। लकी, जो पहले उदास और हताश दिख रहा था, देवांश की बात सुनने के बाद सीधे अपनी आंखें घुमा दी। ठाकुर साहब, क्या हम डींगे हाँकना बंद कर सकते हैं? लकी भाई ने बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा माहौल बनाया था। मैं खुद ही अपनी बातों से रोने वाला था और फिर तुमने एक ही वाक्य में सब गुड़ गोबर कर दिया। अगर उसे पता होता कि जिस साधना तकनीक पर वह सवाल उठा रहा था वह दरअसल खुद अमर सम्राट द्वारा विशेष रूप से उसके लिए तैयार की गई साधना विधि थी, तो क्या वह इतना पछताता कि अपना सिर फोड़कर मर जाता? इस भाग को सुनते हुए मुझे बार बार यही महसूस हुआ कि असली डर दर्द से नहीं बल्कि अपने ही किए कर्मों के नतीजे पैदा करने से होता है। यहाँ ताकत सिर्फ शारीरिक या सत्ता की नहीं है बल्कि नियंत्रण की है, खुद पर, हालात पर और सबसे ज़्यादा अपने लालच पर। मुझे लगता है कि देवांश का सबसे डरावना रूप
उसका गुस्सा नहीं, बल्कि उसका ठंडा संयम है, जहाँ वह भावनाओं से नहीं फैसलों से चोट पहुँचाता है। साथ ही इस हल्के फुल्के मजाक, दोस्ती और परिवार के पलों ने मुझे यह भी याद दिलाया कि अंधेरे के बाद जो सुकून आता है वही असली जीत होती है। शायद आगे कहानी हमें यह याद दिलाएगी कि ताकत का सही इस्तेमाल कब रक्षा बनता है और कब विनाश। आपके हिसाब से देवांश जिस रास्ते पर चल रहा है, क्या उसे वह शांति पर ले जाएगा या किसी और बड़े टकराव की ओर ले जाएगा? अपनी राय ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हाँ दोस्तों, एक कैजुअल सवाल था। आज मेरे यहाँ तो ज़ोरदार बारिश हुई। आपके यहाँ भी मौसम ने करवट ली क्या, या अभी भी सूखा ही है? कमेंट्स में बताना।